हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम भाई थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल क्या होता है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे सीधा सीधा। व्हाट इज रिवर्सिबल? तो भाई आप लोग किसे रिवर्सिबल मानते हैं, जरा मुझे ये बताइए। यहाँ पर बहुत कुछ लिख रखे हैं। आइडियल प्रोसेस होती है, टेक इनफाइनाइट टाइम, है ना, प्रोसेस विच इन ए सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है हमेशा। इक्विलिब्रियम सबको पता यस सर। है ना। तो देखो ये आइडियल प्रोसेस है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम लेती है। इनफाइनाइट टाइम का मतलब पता है किसी को? यस, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज इनफाइनाइट टाइम? किसी को नहीं पता मीनिंग? इनफाइनाइट वर्ड नहीं पढ़ा कभी? सर इन्फिनाइट तो वो होता है जो कभी खत्म ना हो। हाँ, ये वही है। तो ये अलग थोड़ा। टेक इनफाइनाइट टाइम, आइडियल प्रोसेस मतलब सही प्रोसेस यही होती है और इनफाइनाइट टाइम लगाती है। मतलब इतना टाइम लगाती है कि बस टाइम लगता ही रहता है, लगता ही रहता है और वो कभी खत्म नहीं होती। फिर घंटा आइडियल है। आइडियल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस है लगातार चलती रही, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पे एक स्टेयर बनी हुई है, ठीक है, येलो कलर के अंदर आपको दिख रही है स्टेयर, सीढ़ियां, यस है सर। ना। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि सीढ़ियों पे टॉप पे जाना आपको, तो बिल्कुल आराम से आप चले जाएंगे। अब मैं बोलूं कि वापस आना है, लेकिन वैसे ही वापस आना है जैसे गए थे। मतलब आप अपना फेस नहीं पलट सकते, फेस सीधा ही रखना है, उल्टा उतरना है। शायद आप में से बहुत से बच्चे आ जाएंगे वो वापस, है ना। बहुत से ऐसे हो सकते हैं, गिरने का डर हो सकता है, वो ना भी आए, लेकिन बहुत से बच्चे वापस नीचे उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये बोलूं कि इसमें जो वापस आ रहे हो ना आप, वहीं पर पैर रखना है जहां पर आपने ऊपर जाते टाइम पैर रखा था। अब ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है? यस सर। पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि जो प्रेशर, मान लो हम निशान लगा देंगे, चौक ले लेंगे और उसको मतलब, या फिर हम ऐसी स्टेयर बनाएंगे जिसमें जूता परफेक्ट फिट होता हो और उसी में ऊपर ऊपर हम जाएंगे, फिर वापस भी उसी में परफेक्ट फिट करके नीचे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं बोलूं कि जितना प्रेशर ऊपर जाते टाइम, जिस टाइम जो प्रेशर पड़ रहा था पैर के ऊपर और हमारी फोर्स जिस टाइम लग रही थी, उतनी ही फोर्स नीचे आते टाइम उस जगह पर उतनी ही फोर्स लगनी चाहिए। इज दिस पॉसिबल? फिर से बता दो सर, क्या बताया आपने? मैंने अभी ज्वाइन करा। नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं, आप सीढ़ियों पर ऊपर चले गए, ठीक है, और डेफिनेट आप जा सकते हैं, फिर वापस नीचे आना आपको। तो नीचे आना है तो अपना वैसे ही नीचे आना जैसे ऊपर गए थे, तो मतलब उल्टे मुंह से नीचे आना है। ठीक है, तो ये तो शायद हम कर लेंगे। दूसरा मैंने बोला, दूसरी कंडीशन, कि आप उसी जगह पर पैर रखेंगे जहां पर आपने ऊपर जाते टाइम पैर रखा था स्टेयर के ऊपर। ये भी नहीं सर, पॉसिबल हो ऐसा नहीं सकता होगा। है। हो सकता है चौक से निशान लगा लेंगे, या फिर हम जूते का निशान बना लेंगे, पत्थर ही ऐसा लगाएंगे जो कटिंग शटिंग करके जूते के निशान का हो। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये क्या कहता है कि जैसे गए थे ना वैसे वापस आ रहे हो। मतलब जब आप ऊपर चढ़ रहे थे स्टेयर के, तो अपने पंजे के ऊपर वजन दिया था और फोर्स लगाई थी अपने पैर पर, तो नीचे आते टाइम भी जिस जगह पर आपने फोर्स लगाई थी ना, उसी जगह पर नीचे आते टाइम फोर्स लगनी चाहिए और उसी टाइम लगनी चाहिए जब नीचे ऊपर जाते टाइम जिस टाइम लगी थी। ये पॉसिबल है? तो उल्टा फोर्स लगेगी। सर समझ में आ रहा है? तो यानी कि ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हालांकि आइडियल प्रोसेस यही होती है कि वो रिवर्सिबल हो, लेकिन अब रिवर्स यानी स्टेयर से नीचे तो आप नहीं आ सकते, तो कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। नियरली रिवर्सिबल होती है, नियरली रिवर्सिबल। नियरली रिवर्सिबल का मतलब लगभग रिवर्सिबल कोई प्रोसेस हो सकती है। कैसे? आप स्टेयर के स्टेप बहुत छोटे बना दो। कितने छोटे? इतने छोटे कि स्टेप नाम की कोई चीज ही ना रहे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप ऐसे बना दो, एक स्लोप बना दिया, अभी स्लोप के ऊपर आपके पैरों में लगा देते हैं टायर, ठीक है, और बिल्कुल वेल बैलेंस्ड रस्सी वस्सी से बांध के आपको, और एक मशीन से हम धीरे धीरे ऊपर खींच रहे हैं एक लाइन में सीधा सीधा। एक रोड है लोहे की जो आपसे बंधी हुई है, रस्सी की जगह रोड समझिएगा, और वो रोड पीछे जा रही है,
ठीक है, आपको ऊपर खींच रही है, और जैसे ही मैं उस रोड को नीचे करता हूँ तो वो रोड नीचे आ जाती है और आप नीचे आना शुरू हो जाते हैं, मतलब लिफ्ट लगा लो। चलो यहाँ से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, हम इसको लिफ्ट के थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर लिफ्ट के अंदर 2-4 बंदे खड़े हैं, ठीक है, और ये लिफ्ट क्या कर रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये बहुत धीरे धीरे आराम से ऊपर जा रही है और नीचे भी आ रही है, बट धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। अगर बहुत स्लो स्टेप में ये करे, बहुत स्लो स्टेप में, इतना स्लो लगभग ना के बराबर लिफ्ट चले, मतलब लिफ्ट को एक मंजिल कवर करने में असंख्य, असंख्य, अनंत अनंत साल लग जाएं, लिफ्ट कभी वहां तक पहुंचे ही ना, समय रुक जाए, उस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया भाई? Yes, sir. सर इसका नहीं। मतलब बताता हूं बेटा, अभी बहुत कुछ है इसमें। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा वो देखिएगा जरा। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि आप इनफाइनाइट स्टेप में चले, पहली बात, यानी कि आप इतना धीरे चलें कि आपके स्टेप इनफाइनाइट हो जाए। सोचिए कि आप ये जो स्टेयर के ऊपर कदम ऊपर उठा रहे हैं ना, पहला स्टेप ऊपर उठा रहे हैं, तो आप इतना स्लो उठाइए कि पहला स्टेप उठाने में आपको लाखों करोड़ों अरबों साल लग जाए, इनफाइनाइट ईयर। एक स्टेप ऊपर चढ़ने में अगर इतने साल लग रहे हैं तो पक्के तौर पर आप रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो। इसका सीधा एक लाइन में अगर डेफिनेशन दूं कि अगर इनफाइनाइटली स्मॉल कोई चीज हो रही है, बहुत धीरे हो रही है कोई चीज, इनफाइनाइट स्मॉल, कितना धीरे कि उसको पूरा होने में लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल, इनफाइनाइट साल लग जाएंगे, कोई फिक्स है ही नहीं। अगर कोई प्रोसेस इतना धीरे है तो वो क्या होती है? रिवर्सिबल। यस, समझ में आया? Yes, sir. अगर कोई प्रोसेस इनफाइनाइट स्मॉल नहीं है, मतलब अगर वो खत्म हो रही है, और बड़ी बात इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप नहीं है उसमें, यानी फाइनाइट स्टेप है, जैसे स्टेयर में, स्टेयर के अंदर फाइनाइट स्टेप होते हैं। यस, Yes, sir. तो स्टेयर के अंदर क्योंकि पौड़ी में फाइनाइट स्टेप्स हैं तो डेफिनेट सी बात है ये रिवर्सिबल नहीं होगी, ये इरिवर्सिबल होगी। फाइनाइट स्टेप होने चाहिए, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप होने चाहिए, फाइनाइट नहीं, सॉरी, इनफाइनाइट स्टेप होने चाहिए और इनफाइनाइटली स्मॉल होने चाहिए, मतलब टाइम भी इनफाइनाइट लगे और स्टेप भी इनफाइनाइट हो। मतलब इसी स्टेयर में अगर अरबों खरबों छोटे 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 पौड़ी बना दे, यानी इसको हम स्लोप बना दे, सिंपल। तो ये स्लोप, और हम बहुत धीरे प्रोसेस से ऊपर चढ़े तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया भाई रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है? यस, इस पे आ गया। समझ गए? यानी कि कोई चीज बहुत धीरे हो रही है, कितना धीरे भाई, अनंत टाइम उसको लगता है पूरा होने में, तो वो रिवर्सिबल है। अब ये धीरे तो हमें नहीं पता लगेगा, हर बार कोई टाइम नहीं बताएगा, तो फिर क्या देखें? तो फिर ये देखना है कि अगर उसका चेंज जो है, अब यहाँ पर काम की चीज देखिएगा, अगर चेंज, जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपके सामने यहाँ पर एक पिस्टन बना हुआ है और पिस्टन के ऊपर देखो क्या कर रहा हूं मैं, पता है? ये मिट्टी के ढेर, मिट्टी के 2 ढेर लगे हुए हैं। समझ में आया अभी सबको? Yes, sir. वजन रखा हुआ है। अब मैं ये कहूं कि मैंने एक एक रेत का एक छोटा सा दाना, कितना छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल एक पीस उठाया रेत का, बहुत छोटा सा, और उस पीस को क्या किया, उठा के बाहर रख दिया, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा इसका। यस, Yes, sir. कितना ऊपर आएगा वो? बहुत ही थोड़ा, ना के बराबर। मैं कह दूं कि वो ऊपर आया ही नहीं, है ना? अगर ये प्रोसेस मैं बार बार कर रहा हूं, एक एक दाना उठा के वापस रख रहा हूं, तो भाई इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मिट्टी होती है SiO2, इसका फॉर्मूला, मेन मिट्टी में SiO2 होता है और बाकी की चीजें भी होती हैं, ठीक है? मिट्टी में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन SiO2 जो है वो मेन कंपोनेंट होता है मिट्टी के अंदर। 30, 40, 50, 60% होता है ये, ठीक है? एग्जैक्टली हर मिट्टी में अलग अलग डिपेंड करता है। तो वो SiO2 अगर मैं प्योर ले लेता हूं और उसका एक मोलिक्यूल उठा के रख दिया, आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा, है ना? मोलर मास के बराबर उसका, उतने ग्राम के बराबर उसमें 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं।
तो अगर उतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक एक मॉलिक्यूल को उठा उठा के आप बाहर रखोगे तो अरबों खरबों साल लग जाएंगे, क्योंकि 6.022 10^23 मतलब 6 के पीछे 022 को हटा दो, भूल जाओ, 6 के पीछे 23 जीरो लगा दो। किसी को यहां तक गिनती आती है क्या, 6 के पीछे 23 जीरो? नहीं सर, नहीं आता। नहीं आती ना, और वो भी सिर्फ 1 मोल, और ये तो हो सकता है 2-3 मोल मिट्टी हो। तो भाई इसको हटाने लग जाओगे एक एक मॉलिक्यूल को उठा के, तो मुझे लग रहा है कि अगर 1 सेकंड में भी एक कर रहे हो ना, तो हमारी इतनी जिंदगी नहीं है, हमारे जैसे करोड़ों अरबों खरबों लोग मर जाएंगे, एक एक दाना इधर करते जाएंगे और मर जाएंगे, पूरी जिंदगी खत्म, और फिर से एक एक दाना, दूसरा बंदा आएगा, तीसरा आएगा, वो भी करोड़ों अरबों खरबों बंदे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल खत्म नहीं होने वाले। समझ में आया? तो इतना धीरे 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 पिस्टन ऊपर उठेगा, तो मेरी पूरी जिंदगी चली जाए तब भी मुझे पिस्टन के ऊपर उठने में नजर ही नहीं आएगा। इनफाइनाइटली स्मॉल पिस्टन ऊपर उठ रहा है, इसलिए मुझे नहीं समझ में आएगा कि पिस्टन ऊपर उठा के नहीं। अगर 10 जनरेशन पहले कोई मेरे को बोलेगा कि भाई 10 जनरेशन पहले हमारे दादा पर दादा थे और उन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो उसके बाद में वो शायद कह सके कि पहले यहाँ पर था पिस्टन, है ना, नीचे की तरफ, और अब ये पिस्टन जो है यहाँ आ गया, तो मेरे पर दादा ने यहाँ से स्टार्ट किया था। ऐसा कोई हो सकता बोल दे। समझ में आ गया? यस सर। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रिवर्सिबल। बहुत छोटे स्टेप होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत छोटे स्टेप, बहुत ज्यादा टाइम, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो ये तो ठीक है। अब क्या बार बार आपको कोई लिखेगा, लिख लिख के बताएगा इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइट टाइम लगेगा? नहीं। तो पहचानेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर चीज बहुत आसानी से लिखी है, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम वेरी स्मॉल। डी का मतलब बहुत छोटा, कितना छोटा? डिफरेंशिएशन मतलब बहुत ही छोटा होता है, लगभग ना के बराबर, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। अगर डीवी चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम है तो रिवर्सिबल है। अगर डेल्टा वी है, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है? मेजरेबल है, मेजर किया जा सकता है, तो कंसीडरेबल है। तो मेजरेबल कंसीडरेबल कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अगर मैं पूरा का पूरा ढेर जो है मिट्टी का उठा के साइड में रख दूं, तो थोड़ा सा इतना सा, भले ही वो 0.1 सेंटीमीटर ही क्यों ना पिस्टन हिले, लेकिन 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm मुझे दिख जाएगा, 1 mm का चेंज, तो वो मेरे लिए कंसीडरेबल है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो डेल्टा वी होगा तो इरिवर्सिबल, डेल्टा यू और डी वी होगा तो रिवर्सिबल, ठीक है, और डेल्टा वी होगा तो इरिवर्सिबल। इस तरह से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में डिफरेंशिएट होता है। साइंटिफिकली है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में कि सर मैं तो घर से बाहर गया था और वापस घर पे आ गया और वैसा का वैसा आ गया, तो आपको बोला जा सकता है रिवर्सिबल है। तो आप कहोगे हाँ सर ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल थी। बट अगर सही तरीके से देखें, वैसे के वैसे नहीं आया, बाहर के मोलिक्यूल्स, हवा के मोलिक्यूल खा के आए हैं, जो आपके घर में नहीं है ऑक्सीजन, बाहर जो ऑक्सीजन खा के आए हैं आप, मोलिक्यूल अलग हो गए ना घर से, सिंपल। दूसरा, आपके कपड़ों पर डस्ट मिट्टी लगी होगी बाहर की, वो भी लग गई, जो घर पे घर वाले मोलिक्यूल होते हैं, बाहर से बाहर के मोलिक्यूल लेके आ रहे हो, जैसे बीमारियां लेके आते हैं हम। कोरोना में यही तो हो रहा था, हम बाहर जाते हैं, बाहर की हवा में कोरोना का वायरस था, और वो किसी न किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर छींक दिया तो बाहर की हवा में, उस हवा में से अगर हम पास आउट हो गए, हमें इन्फेक्शन हो गया। कोरोना एक जुकाम के जैसा है, जैसे आपको वायरल होता है, जुकाम हो जाता है, सबको कोल्ड हो जाता है ना, कोल्ड भी Yes, एक sir. दूसरे से लगता है, वैसे कोरोना लगता था। तो अगर बाहर ना जाओ, घर पे ही रुक जाओ, तो डेफिनेटली आपको कोरोना नहीं होने वाला। हाँ, घर के आसपास कोई बंदा आता है, वो कंटेमिनेटेड है, मुझे कोरोना हुआ था, ठीक है, मेरे घर के पड़ोसी जो थे वो कंटेमिनेटेड थे, तो वो लोग आते मेरे घर से, थर्मामीटर सर लेते, आपको भी हुआ था? हाँ, मेरे घर से आते, थर्मामीटर यूज करते और वापस दे जाते। मैंने उनको बोला कि आप लोग रख लो भाई, रख लो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हम रखते नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब वो बार बार आ रहे हैं, मेरे को पकड़ा के जा रहे हैं, मैं हालांकि उसको साबुन से वॉश कर रहा था, लेकिन भाई 3-4 दिन तक लगातार वो पहले जो हमारे पड़ोसी थे उनके मदर को हुआ, फिर उनके फादर को हुआ, फिर उनके 2 बच्चों को हुआ, 4 बंदों को कंटेमिनेट हुआ, ठीक है। अब 4 बंदों को, मैं उनको बुखार हो रहा था, 3-4 दिन तक वो थर्मामीटर का एक्सचेंज मैं कर रहा था, मुझे हो गया, है ना। हालांकि मुझे पता था, पर मैं क्या करता, अब उनको कह भी नहीं सकते उस टाइम पे कि तुम्हें अकल नहीं है क्या, कोरोना चल रहा है, अकल सीखो, तुम्हें बुखार हो रहा है, कोरोना हो सकता है, ये कह सकता था ना।
लेकिन फिर सामने वाला बुरा मान जाता है, लोगों में अकल तो कम होती है, तो फिर क्या करते हैं, मैं कहा ठीक है भाई देखी जाएगी, जो होना है वो तो होना ही है, उसका कोई इलाज तो है नहीं। हालांकि मैं पूरी प्रिकॉशन ले रहा था उनसे, मतलब बहुत दूर से उसको पकड़ रहा था, हाथों से अगर पकड़ा तो बहुत अच्छे से उसको थर्मामीटर को मैं साफ भी कर रहा था साबुन के साथ काफी देर तक, फिर मैं उसको सैनिटाइज भी कर रहा था। मैंने सोचा कि ये लोग तो कंटेमिनेटेड है, मुझे पता लग गया था, बट 4 दिन बाद मैं लेट गया बस है ना। और देखिए मुझे बुखार रहा 3 दिन, उसके बाद बुखार नहीं रहा, लेकिन जान ऐसे निकल गई थी, 15 दिन तक मैं बेड के ऊपर से उठा नहीं। बाथरूम के लिए भी अगर जा रहा हूँ ना, तो सोचिए वहां से वापस आते आते कितना दूर होता है घर में बाथरूम, और वहां से वापस आते आते मुझे ऐसा लगता था मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं कई 100 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, 2-3 दिन से चल रहा हूँ। अगर मैं चारपाई पे बैठ गया ना, जैसे अब आपके सामने बैठा हूँ, जस्ट 30 सेकंड 40 सेकंड में पानी पीने के लिए बैठता था, पानी नींबू पानी पिया मैंने बहुत दबा के, उसी ने बचा लिया समझो। 30-40 सेकंड में 1 गिलास नींबू पानी पिया जाता है। उसके बाद इतनी थकावट होती थी कि लेट जा भाई, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, जान अंदर से खत्म कर दी थी कोरोना ने। ये किया था, समझ रहे हो। मैं रनिंग किया करता था, आपको कोरोना से लिंक एक बात बताता हूँ, 5 किलोमीटर की डेली रनिंग किया करता था मैं। तो कोरोना खत्म होने के बाद फिर मुझे लगा कि भाई ठीक है 2021 की बात है ये, तो 2022 में मैंने रनिंग शुरू की, 1 साल बाद। 1 साल बाद मुझे लगा कि अब कमजोरी खत्म हो गई होगी शरीर की, मेरी थाइज में पेन होना शुरू हो गया। पेन वैसे नहीं कि रनिंग करके आ गया वापस आ गया, 4 दिन गया था मैं, वापस आ गया, आने के बाद में लेटे लेटे बैठे बैठे थाइज में यूं चस चस यूं दर्द हो रहा है जबरदस्त वाला, जैसे नर्व सेल्स में दर्द होता है बहुत जोर से। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेरा एक फ्रेंड है, उसने सीधा बोला कि भाई आपकी कैल्शियम की कमी हो सकती है। मेरे दांत चेक किए उसने, बोला हाँ कैल्शियम की कमी। दांत ना वैसे हो गए थे बिल्कुल वाइट कलर के, ट्रांसपेरेंट से, शीशे जैसे, ऊपर से, नीचे से सफेद है, ऊपर वाला हिस्सा होता है ना थोड़ा थोड़ा कॉर्नर से होते हैं दांत के, वो हल्के हल्के बिल्कुल थोड़े से, बिल्कुल वो कांच के जैसे हो रहे थे। कहते कैल्शियम प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा कैल्शियम खाऊंगा तो मेरे को किडनी स्टोन है, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, फिर कैल्शियम तो नहीं खाया मैंने। फिर उसने बोला रनिंग छोड़ दे, वरना थाइज में पेन बढ़ गया, कोई और बीमारी बन जाएगी। सोच लीजिए, इतना अंदर से निचोड़ दिया था 3 दिन के बुखार ने। उसके अलावा मैं बस पढ़ा रहा हूँ, बुखार नहीं हुआ, लेकिन बस हिम्मत नहीं हुई, इतना जबरदस्त था कोरोना। और ये बहुत लोगों को अफेक्ट किया भाई, बहुत लोगों को, समझ रहे हो। तो ये सर आपने बिल्कुल मेडिकेशन ऐसा ही, नहीं ली थी? क्या सर आपने मेडिकेशन नहीं ली थी कोरोना में, सर जब आपको बुखार हुआ था? ली थी ना, मेडिसिन भी ली थी भाई, और बोतल भी लगवाई थी, इवन मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रिप लगवाई थी 3 दिन तक लगातार। उसके बाद बुखार नहीं चढ़ा, डोलो यूज की थी 600 mg जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, बुखार के लिए, 3 दिन तक लगातार, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम, ताकि बुखार ना चढ़े। अगर बुखार चढ़ता तो वो ज्यादा जान ले लेता। तो 3 दिन के बाद में मुझे बुखार नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन तक तो तड़पता सा रहा था मैं, अंदर ही अंदर खत्म हो रहा था शरीर। और उसके बाद में बुखार कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने अंदर से इतना साइड इफेक्ट कर दिया कि अंदर से शरीर खत्म होने लग जाता है। मुझे तब फील हुआ कि हाँ जान निकल गई। जानते हो, मुझे लगता था बुढ़ापे में पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन उस टाइम मुझे बुढ़ापा नजर आ गया। ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से काम नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सोच के देखिए, वॉशरूम जाने के बाद में वापस आ रहे हैं आप, और इतने में लग रहा है कि 100 किलोमीटर चल के आए हैं। बैठ के 10 सेकंड के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा थक गए, लेट जाओ, लेटे ही रहे, जैसे खाट पे चिपक गए, 4 पाई पे चिपके हुए, दिन रात 24 घंटे। मैंने कैलकुलेट किया कि 15 दिन के ड्यूरिंग दिन रात 24 घंटे में मैं मुश्किल से ना, मतलब 10 मिनट के लिए चारपाई से उठ के बाथरूम वॉशरूम वगैरह जो भी करना है, ब्रश करना है 2 मिनट के लिए, ताकि मुंह ठीक रहे, वरना गंदा पानी बनता था मुंह में, बिल्कुल कड़वा पानी। आई डोंट नो व्हाई, 15 दिन तक लगातार। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा हिम्मत हुई, मैं पहली बार जब गली में गया 15 दिन बाद, तो मुश्किल से 100 मीटर चला था अपने घर से बाहर जाके। 100 मीटर के बाद मेरे को तो वापस चारपाई नजर आ रही थी कि बस बहुत थक गया, बहुत हो गया आज तो। और मैं वो पर्सन था जो 5 किलोमीटर डेली रनिंग किया करता था। सोच लेना, ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर प्रवृत्ति का इंसान था, डेली 5 किलोमीटर की रनिंग, और मेरा टाइम होता था 20-21 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर लेता था। तो अच्छी खासी ठीक रनिंग थी। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा एथलीट हूँ, है ना, जो एथलीट्स होते हैं उनका तो बेटा 15 मिनट 16 मिनट ये टाइमिंग होती है ना, लेकिन मेरी तो 20-21 मिनट की, तो 4-5 मिनट में उनसे ज़्यादा था। बट मैं जनरल अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ऐसा करता था। तो समझ रहे हो कोरोना क्या था,
बहुत से लोग आज भी इसको, जिनको नहीं हुआ कोरोना, उनको नहीं पता, ये मिथ लगता है। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो जान निकाल देगा भाई, मर जाएंगे। हालांकि मुझे लंग्स का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, बता देता हूँ, सिर्फ बुखार हुआ था। कईयों को लंग्स में अंदर पानी भर जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो कुछ नहीं हुआ था। यस सर, बहुत से लोगों को तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, उनको ऐसा, मेरा कुछ नहीं, ऑक्सीजन मेरी 95 प्लस थी, 96 97 आ रही थी, सब कुछ ठीक था। बस बुखार, सिर्फ बुखार ने इतना खतरनाक काम किया। तो सोचो जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी होगी उनके लिए कितना खतरनाक होगा। बहुत से लोगों की जान भी गई थी, हमारे नॉन्स भी ऐसे थे जिनमें उनकी Yes, sir. जान गई। बहुत बहुत मतलब ट्रेजिडिक था। लेकिन कुछ लोग पता क्या बोल रहे हैं, अरे ये सब बकवास है, ये सरकार ने हवा बना दी, सरकार ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं 5G टावर से आ रही है, मैं कहा 4G टावर से तो नहीं आ रही थी ऐसी रेडिएशन, 5G से आ गई। अब पता नहीं क्या क्या मिथ फैलाए हैं लोगों ने, और लोग उसको आज भी मानते हैं जिनको नहीं हुआ कोरोना। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बकवास है, सरकार ऐसी अफवाह फैला रही थी, सरकार डरा रही थी लोगों को। मैंने कहा चलो हमारी सरकार डरा रही थी, पूरा वर्ल्ड डरा रहा था, पूरा वर्ल्ड ही ऐसा कर रहा था। फिर कहते वो लोग भी ऐसे ही हैं, ये सब सरकारों के काम थे। मतलब लोगों ने अपने पेट से पता नहीं क्या क्या बातें बनाई। मैं कहा हर 100 साल में बीमारी आ रही है, पिछले 100 साल पहले भी एक बीमारी आई थी, गले को पकड़ती थी, वो भी कोरोना जैसी थी, पता है, स्वाइन फ्लू बोलते थे उसको, वैसी Yes. कुछ बीमारी आई, है ना। तो गल घोटू बीमारी के नाम से हिंदी में बोलते थे उसको। उसने भी हर घर में से 4 में से, कहते हैं हर घर में से एक एक बंदा गायब हो गया था, एक बंदा मर गया था। इतनी मौतें हुई थी। इस बार तो मौतें नहीं हुई, बहुत बचत रह गई। उस टाइम पे 1900 वो आई थी शायद 1919 में, तो 102 साल बाद कोरोना आया था। चलो खैर, तो कोरोना को हल्के में लेना या ये अफवाहें उड़ना, ये कॉमन बात होती है। हर सरकार में अफवाहें उड़ी हैं, अंग्रेजों में भी अफवाहें उड़ती हैं, अमेरिका में भी अफवाहें उड़ी थी, कनाडा में भी उड़ी थी। ऐसा मत सोचना कि हमारा ही देश निकम्मा और हमारे लोग बेवकूफ हैं। दुनिया के सभी लोग बेवकूफ ही हैं, कोई समझदार नहीं है। समझ में 90% ऑफ पीपल्स जो है, अगर अफवाह आप फैला दो और कुछ खतरनाक सा काम हो जाए तो 90% ऑफ पीपल जो है उसको सच मान लेते हैं, और फिर वो लोग डरते हैं या हथियार उठा लेते हैं या दंगे करने लग जाते हैं। ये होता है। मेरा एक फ्रेंड, मैं आपको इंसिडेंट एक और बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसका मेरे पास कॉल आया, कहता भाई हम सब मर जाएंगे। वो इतना डर गया, साइकोलॉजिकली पागल होने की वो होगी थी उसके, कोरोना के नाम से। कहता भाई हम सब मरने वाले हैं यार, क्या करूंगा, मेरे को जल्दी बता, मेरा तो सारा परिवार खत्म हो जाएगा। मैंने कहा तू बचेगा? कहता नहीं मैं भी मर जाऊंगा। मैं कहा फिर करेगा क्या? ठीक है, बात खत्म। वो मेरे से 2 घंटे बात करता रहा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं ना करूं, सब कुछ पूछा उसने मुझसे। बेचारा अनपढ़ था थोड़ा सा, तो सोच सकते हैं आप लोग क्या हुआ होगा। लगता है बहुत ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर हो गया। अरे बहुत से लोगों को ऐसा हुआ था बेटा, ये छोटी बात नहीं होती है ये तो। चलो मैं फ्रेंड की बात बता रहा हूँ, मेरे मामा जी की बात बताता हूँ आपको। मेरे मामा जी ने जब 8 अक्टूबर को, अक्टूबर था क्या वो, पता नहीं क्या था, नवंबर था, 8 नवंबर को जब नोटबंदी करी थी, याद है सबको? Yes, sir. 2016 में Yes, sir. मेरे Yes, मामा जी sir. ने उस टाइम पे एक प्लॉट बेचा था, एक प्लॉट। अब प्लॉट सेल कर दिया और पैसे पैसे लिए कैश में, Yes, sir. ठीक है। 24 लाख रुपए थे, कैश में ले लिए, ठीक है। भाई जमीन बेची थी, प्लॉट तो क्या था, वो जमीन थी उनकी, और वो बड़ा, बहुत बड़ा प्लॉट था, लगभग आधे किले के आसपास था, वो सेल कर दिया उन्होंने, ठीक है। अभी ऐसे भी बिकेगा ही है। उसके बाद में वो 24 लाख उनके अकाउंट में लेने की बजाय जो बंदा था वो इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में वो कैश पकड़ा दिया, मामा को क्या पता। अब उसके बाद उन्होंने 8 तारीख को, जैसे 7 को ये सिस्टम हुआ, 8 को नोटबंदी होगी, मामा ने 9 तारीख को वो जमा करा दिया पैसे बैंक में। अब 9 को जमा करवाते उनके पास बैंक के नोटिस आ गए। मेरे मामा 3 महीने सोए नहीं, 3 मंथ्स इट इज। पता है मेरे को फोन कर रहे, क्या करूं? मैंने कहा दवाई ले आओ, सोने की दवाई ले आओ। नहीं, उनके घर वालों ने भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद मैं गया हूँ, पता है बाथरूम में बंद, कोई यूं बोलता था ना पुलिस आई है गांव में, बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेते थे, कुंडी लगा लेते थे। इतना साइकोलॉजिकली डर गए थे कि मोदी जो है ना उठवा लेगा, सोच लो। क्योंकि नोटबंदी, जिसने भी एक भी पैसा खाया मोदी उसको जेल में डाल रहा है। और मेरे मामा जी को लगा कि ले भाई तेरे को तो नोटिस आ गया बैंक का कि ये पैसे कहाँ से लाया। उस बंदे को बोला, वो कहता मैं तो नहीं अब तेरे को लिख के देता कि भाई एफिडेविट देता कि ये मैंने लिया और प्लाट दिया। मैंने कहा क्यों डर रहे हो, प्लाट की रजिस्ट्री आपके नाम है ना, कह दो कि मेरा 2 नंबर का पैसा है, काट लो इनकम टैक्स 30% काट लेंगे, रजिस्ट्री मत करवाना, उसको भी पता लग जाएगा। पर इतनी बात उन्हें समझ में थोड़ा आ रही थी कि भाई ये मेरे तरफ से कुछ नहीं है, बस सोए नहीं। 3 महीने बाद मैं उनको उठा के लाया, सिरसा में लेके आया, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट करवाया। वो मेरे पास 2 महीने रहे। उसके बाद में वहां मैंने साइकेट्रिस्ट से उनका ट्रीटमेंट करवाया।
उसके बाद में जाके थोड़ा नॉर्मलाइज हुए, फिर 6 महीने उनका ट्रीटमेंट दिल्ली से करवाया गया, समझ रहे हो। तब वो मेरे पास नहीं थे, वो गाँव में थे, लेकिन गाँव वालों को तब समझ में आ गया, वरना गाँव वाले क्या समझ रहे पता है, इनके तो भूत आ गया, किसी ने टोना कर दिया इन पे, और वो भूत निकलवा रहे हैं उनके। 3 महीने से ये काम कर रहे हैं गाँव वाले। तो यहाँ से कुछ चीजें अंधी होकर फॉलो की जाती हैं, ओझाओं के पास, वैद्यों के पास, इनके पास उल्टे सीधे बंदों के पास में हम जाना शुरू कर देते। ठीक है, आप जाओ अगर आप मानते हो, नो डाउट, लेकिन कम से कम बाकी का ट्रीटमेंट तो करवा लो, मैं मॉडर्न वाला भी करवा लो, उससे क्यों पीछे हट रहे। ये चीजें भी हुई थी। सोचो, एक नोटबंदी से बंदे पागल हो रहे हैं, तो कोरोना में मौत का खौफ था भाई, क्यों नहीं पागल हो सकता भाई। समझ में आ रही है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि जब हमारे आगे बच्चे हो जाएंगे, फैमिली वाले हो जाएंगे, तब हम कितना डरते हैं। यंग बच्चे जो थे ना आपकी एज वाले, उनको कोई डर वर नहीं लगता किसी चीज से, वो एक्साइटेड होते हैं चीजों को लेकर। लेकिन जब आप उम्र में आ जाते हो तब आपको समझ में आता है कि एक्साइटमेंट और डर में डिफरेंस होता है, फिर डरना शुरू कर दोगे आप। हमारे यस सर। पेरेंट्स में ना सर वो हमारे मेरी दोस्तों को खुशी हो रही थी कि लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद हो गया, मजा आ रहा है। क्या बात है। यही तो बता रहा हूँ, बच्चों को तो नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, उनको अभी ज्यादा तो हम तो परवाह अभी भी भी नहीं। बोलते हैं लॉकडाउन लग जाए फिर से बेटा ये रिकॉर्डिंग महामारी जाएगी फैल जाए, वैसे यूट्यूब भी पे। दुनिया में बहुत लोग हैं। वाह क्या बात है। ये सर रिकॉर्डिंग कुछ यूट्यूब पे ऐसा है बच्चों को कि जाएगी। तो बोलते मजा रहता है। आ गया था, फ्री में पास हो गए। हाँ ये पता है। बहुत से बच्चे मेरे पड़ोस में थे, वो 3 साल से 10th पास नहीं हो रही थी। ठीक है, 2 भाई बहन थे, 3 साल से 10th पास नहीं हो रही थी। एक भाई उसका 3 साल बड़ा था, वो तो अपनी बहन के साथ हो गया था 10th में ही। जब कोरोना आया दोनों पास हो गए। वो लोग तो कहते हम तो भाई मोदी को भोग लगाएंगे। मैं कहा ठीक है, ये सही है तुम्हारा। तो ऐसा भी होता है भाई। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। डीवी बाय ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए इनके कुछ पॉइंट। थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब समय के साथ कोई चेंज नहीं आता। तो अगर आप एक ढेर में से एक रेत का दाना उठाते हो तो क्या वो चेंज आपको दिखाई देगा? नहीं, इक्विलिब्रियम है, नो समय के सर। साथ चेंज नजर ही नहीं आ रहा। तो इसलिए सिस्टम हमेशा, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम हमेशा क्या रहेगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा। क्योंकि एक एक उठा रहे हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। हजारों साल बाद तो उसको ये पता लगेगा कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो डेफिनेट है उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए सिस्टम हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा विद सराउंडिंग एंड एवरीथिंग एल्स। फोर्थ पॉइंट देखिए, कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली। ये बहुत स्लो होना चाहिए, ये तो हम बात कर चुके हैं। बहुत स्लो भी होती है ना, और स्टेप भी इनफाइनाइट टाइम लेती है, और स्टेप भी इनफाइनाइट होते हैं। जब टाइम इनफाइनाइट ले रही है तो स्टेप भी इनफाइनाइट होंगे, है ना। नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस द प्रेशर इज डिफाइंड एट ईच एंड एवरी स्टेज। प्रेशर को हर स्टेज पर डिफाइन किया जा सकता है रिवर्सिबल में, है ना, क्योंकि हर स्टेज पर लगभग प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ड्राइविंग फोर्स इनफाइनाइटली ग्रेटर देन द अपोजिट फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स मतलब जो इसको रिवर्सिबल को चला रही है, वो क्या चला रही है भाई? ये थोड़ा सा वजन कम हो गया तो ये जो फोर्स है ये नीचे वाली फोर्स से थोड़ी सी कम या ज्यादा होगी ना, समझ रहे हो। यानी जो फोर्स जिसकी वजह से प्रेशर ऊपर उठ रहा है वो थोड़ी सी ही होगी, क्योंकि प्रेशर भी थोड़ा सा ही कम हो रहा है। तो इनफाइनाइटली ग्रेटर होगी अपोजिट फोर्स से, जो फोर्स इसको चला रही है, ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम ज्यादा कर रही है जो फोर्स, तो वो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है। इसलिए जब मैंने फाइल में उस ढेर में से एक दाना उठाया, है ना, तो क्या हुआ? नीचे वाला प्रेशर बढ़ गया, नीचे वाले प्रेशर ने थोड़ा सा पिस्टन को ऊपर कर दिया। तो नीचे वाले प्रेशर जो है थोड़ा सा ग्रेटर होगा, किससे? अपोजिट फोर्स से, ऊपर वाले प्रेशर थोड़ा सा। कितना? इनफाइनाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा। इनफाइनाइटली स्मॉल ग्रेटर होगा, थोड़ा सा ज्यादा। समझ गए ना? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, यस सर। द डायरेक्शन ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्सिबल प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है बाय इनफाइनाइटली इंक्रीजिंग द अपोजिट फोर्स। तो ऊपर वाली फोर्स को थोड़ा सा, मतलब वही फाइल जो ढेर है उसमें से एक मिट्टी का दाना, फिर से दिया। आर्यन बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा दाना जो है वो वापस रख दीजिए ढेर पर, क्या होगा? वापस हो जाएगी, रिवर्सिबल हो सकती है वो। उतना ही जितना Yes, sir. ऊपर आया था पिस्टन उतना नीचे चला जाएगा, जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से नीचे जाएगा। स्पीड बहुत कम थी तो नीचे बहुत कम स्पीड से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट एनी मोमेंट
किसी भी समय द डायरेक्शन ऑफ द पिस्टन कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स की जा सकती है, इनफाइनाइटली चेंज किया जा सकता है, इनफाइनाइटसिमल, ठीक है, बहुत छोटा चेंज। द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रीस्टोर्ड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, सिस्टम और सराउंडिंग को रीस्टोर किया जा सकता है बैक, वापस। जबकि हम स्टेयर पर चढ़ेंगे तो हमें पता है कि हम हर स्टेप पर वापस आते टाइम उसी फोर्स के हिसाब से नीचे नहीं लगा पाएंगे। दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूँ इसी में, कि अगर आपको लगे कि चलो हम ये भी कर लेंगे तो भी इनफाइनाइटली हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ फील होने लग जाता है बंदों को ना थोड़ी देर में, तो फिर एक और चीज बताता हूँ। क्या आपको लगता है कि जब ये स्टेप आप इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप ले रहे होंगे, है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जब वापस नीचे आ रहे होंगे तो मैं आपको कहूं कि हवा में जिस जगह पर आपका पैर पहले जाते टाइम था उसी जगह पर वापस आते टाइम होना चाहिए। और पैर हमारा जब उठता है ना तो आप ऐसे जचा के देखना, थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, हाथ भी हिलते रहते हैं, पता है। तो चेक करने का तरीका बता देता हूँ। सबके पास मोबाइल है, ये देखिए मोबाइल से क्या कर सकते हो। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मोबाइल पे क्या होता है, कांच होता है ब्लैक कलर का, यस। Yes, जब sir. बंद होती है स्क्रीन तो आप इससे फ्लैश क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए फ्लैश, इससे आप फ्लैश क्रिएट कर सकते हो किसी लाइट का। जैसे अब आपको ये लाइट का फ्लैश नजर आ रहा होगा, ये लाइट मुझसे 20 फीट दूर है, ये बल्ब जो आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश नजर आ रहा है। Yes, यस sir. सर। तो Yes, sir. धूप में, अब देखिए एक्सपेरिमेंट बताता हूँ और करके देखना, आपको समझ में आएगा कि दुनिया में सब चीजें वाइब्रेट कर रही हैं। दीवार तो नहीं कह सकते, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, आपको हमारा तो समझ में आएगा ही आएगा। तो देखिए होगा क्या, जो दीवार से आपका जो फ्लैश आ रहा है वो सनलाइट का फ्लैश लीजिएगा मोबाइल के ऊपर, और फिर छाया में, जहां पर छाया हो, है ना, उस शेडो, वहां पर उस फ्लैश को लगाइएगा। जैसे हम बचपन में आप लोगों ने किसी की आंखों में फ्लैश मारा हुआ है ना, ऐसे ही किसी छाया वाली जगह पर सबने आंखों में फ्लैश मारते थे आप लोग, यही काम थे सबके, है ना, सब उल्टे काम करते थे। बचपन में तो यही करते थे। सही है। तो देखिए क्या है, अब हाथ उस, खराब है सही। है ना, और कोई पकड़ लेता था बड़ा तो पिटाई नहीं होती थी क्या, सुनने को मिलती थी। इरिटेशन बहुत होती है इससे, पता सर होती थी सर, है ना। हाँ बाकी बता बाकियों की हुई, मेरी तो बहुत हुई। ऐसा ही है भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम बचपन में क्या करते थे पता है, जैसे रात को खेलते थे तो अपनी गली में खेल रहे हैं, 9-10 बज जाते थे, तो बहुत से लोग होते थे जो सो जाते थे, है ना। तो मैं दूसरी गली में, हम लोग जाके, मैं और हमारे दोस्त वहां उनका दरवाजा पीट के वापस आ जाते थे। तो एक बार लोगों को खैर शक तो हो ही जाता है कि ये बच्चों के काम है, फिर 1-2 बार बच्चे वो लोग आ भी जाते हैं और वो उस गली में आ जाते हैं, कौन था भाई कौन था, हम बोलते थे नहीं नहीं अंकल हम नहीं थे, बाहर के थे, कोई बाहर के। ये तो हमने भी किया है। हाँ वैसे काम होते हैं। चलो सही है, वो भी इंटरेस्टिंग होता है, कोई दिक्कत वाली बात, गलत काम मत कीजिए, शरारतें करना वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई उस फ्लैश को लीजिएगा, छाया बनाइएगा उसकी, शेडो, उस शेडो को अब आप टिकाने की कोशिश कीजिएगा, जहां पर भी आपने वो बना दिया उसका फ्लैश छाया में, ठीक है, वहां पर उस शीशे के मिरर के उसको ना टिकाने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे वो ऐसे 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 हिल रहा है। अब आपको लगेगा मेरा हाथ तो नहीं हिल रहा, आप कोनी को ऐसे नीचे टिका सकते हैं, या कोनी को भी मत टिकाइएगा एक्चुअली, ठीक है, कोनी को ऊपर रखिएगा और फिर उसको स्टेबल करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका हाथ ऐसे 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 हिलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब हम अपने हाथ को एक जगह पे स्टेबल नहीं कर पाते। समझ में आ गया। Yes, sir. तो जब हमारा पैर हवा में उठता है तो वो भी हल्का हल्का ऐसे 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 होता है, वो भी स्टेबल नहीं होता। तो मैं ये बोल रहा हूं जब हम वापस नीचे आएंगे, तो जब ऊपर जाते टाइम स्टेप पे हमारा पैर जिस हिसाब से, जितना जहां पर वाइब्रेट कर रहा था, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट जा रहा था, नीचे आते टाइम भी उतना ही लेफ्ट राइट जाना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। इसलिए जो हम स्टेयर अप जाते हैं तो वो रिवर्सिबल हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप कुछ और भी यूज करोगे तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल होगा चेंज, तभी ऐसा होगा। अभी इनफाइनाइटली स्मॉल और इनफाइनाइटली टाइम भी ज्यादा लगना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने रेत का एक ढेर उठाया, पिस्टन ने ऊपर आया, पिस्टन थोड़ा सा नीचे से प्रेशर लगा, तो जो एटम है जो टक्कर मार रहे हैं पिस्टन को, उन्हीं की वजह से, कोलिजन की वजह से प्रेशर होता है। यस, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. तो जो पिस्टन को टक्कर मार रहे हैं वो वाले एटम बहुत धीरे, क्योंकि टाइम बहुत धीरे चल रहा है, तो बहुत धीरे से टक्कर मार रहे हैं, वो बहुत धीरे से ऊपर उठ रहा है और बहुत कम ऊपर उठा है। और फिर मैं उस पाइल के ढेर में से वो जो मैंने उठाया था एक मॉलिक्यूल, उसको वापस रख दूं,
तो वो मॉलिक्यूल वही होंगे, क्योंकि वो अब दूर नहीं जा पाएंगे, इतना तो टाइम हुआ ही नहीं है, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम लग रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो टाइम बहुत स्लो हो चुका है, इसकी वजह से वो मॉलिक्यूल दूर नहीं जा पाए थे, और मैंने उसको वापस रख दिया, तो वही मॉलिक्यूल टच करेंगे उस पिस्टन को जो वो नीचे जाएगा, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? सेम मॉलिक्यूल का टच। तो जब मैं वापस आऊं स्टेयर से, तो मेरा पैर वाइब्रेट वैसे ही करना चाहिए, और मेरे पैर को उस टाइम पे हवा के जो मॉलिक्यूल टच कर रहे थे, वही वापस नीचे आते टाइम सेम मॉलिक्यूल टच करना चाहिए। अब ये तो इम्पॉसिबल है ना, Yes, sir. इसलिए yes रिवर्सिबल sir, चेंज impossible. जो है वो इम्पॉसिबल होता है, इरिवर्सिबल जो है वो जनरली होता है, लेकिन अगर उसे बहुत स्लो कर दिया जाए तो हो सकता है। तो क्या कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होती है? बहुत कम प्रोसेसेस होती हैं जो No, sir. रिवर्सिबल होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस सभी होती हैं, नियरली रिवर्सिबल होती है कुछ प्रोसेस। नियरली रिवर्सिबल कौन सी होती है? जैसे आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा, गैल्वेनिक सेल आगे पढ़ेंगे, ठीक है? सेल पढ़ा होगा, सेल तो पढ़ा नहीं तो देखा तो है, सेल पेंसिल सेल जो घड़ी में डलता है, Pencil दीवार cell? दीवार घड़ी में, Cell? दीवार घड़ी में, समझ हाँ रहा सेल, cell. दीवार घड़ी में, है ना? तो वो जो सेल होता है, उस सेल से अगर आप क्या करो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, मतलब किसी चीज को एनर्जी दे रहे हो आप, ठीक है, और उसी एनर्जी को रिवर्सिबल भी कर रहे हो, मतलब उसे चार्ज भी कर रहे हो, तो आपने उस सेल को हल्का सा डिस्चार्ज किया और फिर हल्का सा चार्ज कर दिया। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे नोब हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हल्का सा, बहुत हल्का, इनफाइनाइटली स्मॉल मैंने करंट यूज कर लिया सेल से, और वो चार्जेबल सेल होना चाहिए, और इनफाइनाइटली स्मॉल मैंने क्या हुआ, वापिस उसको चार्ज कर दिया। तो ये नियरली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, सेल वाली प्रोसेस, याद रहेगी सबको? Yes. ऐसा Yes sir. बर्निंग ऑफ सन होगा भाई, अनुज क्या कह रहा है? बर्निंग ऑफ सन क्या होगा तो बेटा? ये पूछ रहा था बर्निंग ऑफ रिवर्सिबल होगा या रिवर्सिबल होगा? इरिवर्सिबल है, वापिस कैसे कर सकते हो? सन की एनर्जी वापिस आ जाएगी क्या? वो नहीं सर, वो जो लाइट जो लाइट अर्थ पे आ गई वो वापिस भेजोगे आप? सर नहीं हो सकता। जो प्रोसेस होता रहता है जिसके कारण सन बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम फिर हीलियम हाइड्रोजन, वो तो कंटिन्यूस होता रहता है ना रिवर्सिबली। वो रिवर्सिबली कैसे हो सकता है? सन जब बनेगा उसके बाद सन बुझ जाएगा, आज से करोड़ों साल बाद तारा है, सन स्टार है, वो बुझ जाएगा, पता है, पढ़ा है साइंस में। यस सर। Yes, sir. सर जो हाइड्रोजन पढ़ा है, खत्म सर जो हाइड्रोजन है वो बर्न हो रहा है, तो फिर वो भी खत्म हो रहा है। हाँ वो खत्म हो रहा है डेफिनेटली, वो नया थोड़ा बनेगा, वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हीलियम आपस Yes, में sir. कंबाइन होके शायद कार्बन, पता नहीं, बोरोन बनाएगा, और फिर वो बोरोन वाला जो स्टार है उसकी डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो ब्लैक होल टाइप में बन जाएगा, उससे मॉलिक्यूल ज्यादा पास आ जाएंगे, जिससे एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, रिपल्शन बढ़ेगा, और फिर वो फट जाएगा। कुछ तारे होते हैं ज्यादा कोलैप्स बन के ब्लैक होल बनाते हैं, लेकिन हमारा सन जो है वो ज्यादा कोलैप्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा मास नहीं है, तो ये फट जाएगा, और ये इतना जोर से फटेगा कि इसकी एनर्जी से अर्थ और ये जो हमारे वीनस वूनस जो जितने भी प्लेनेट हैं, 6 7 8 9 जितने भी हैं, सब के सब अपने अंडर ले लेगा, सबको आग में जला देगा, सब खत्म। यस, क्लियर है? सर फिर तब अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अरे बेटा करोड़ों साल बाद की बात है, हमारे जैसे करोड़ों अरबों पैदा हो जाएंगे, समझ गए? हम खुद ही खत्म कर देंगे। इंसान बहुत मेहनती है, देखिए इंसान बहुत मेहनती है, ये अपने विनाश में लगा हुआ है फुल ऑन, ठीक है, ऑक्सीजन खत्म कर रहा है, पेड़ों को खत्म कर रहा है ना, मतलब हर चीज को पोल्यूशन फैला रहा है, आप लोग देखते हो। तो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है अपने आप को खत्म करने की, ये नेचर है जो बचाए हुए थोड़ा बहुत, तो चिंता मत करो, उससे पहले ही हम लोग खत्म हो चुके होंगे, तब जब तक सन अपने को खत्म करेगा इतनी टेक्नोलॉजी बना लेंगे। बस। फिर ये लोग ना अभी ढूंढ रहे हैं ना, अभी हमने चंद्रयान 3 भेजा है, पता है यस क्यों भेजा है? पता है, इंसान को पक्का यकीन है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सब कुछ खत्म करने के लिए, तो कहीं और ढूंढ लेता हूँ जिंदगी, क्योंकि वो करोड़, जब तक सन हमें खत्म करेगा तब तक तो वो चांद वांद पे, अर्थ को पहले खत्म कर चुके होंगे, चांद पे पहुंच जाएंगे, वहां से कहीं मंगल पे पहुंच जाएंगे, वहां से भी कहीं पूरी गैलेक्सी बदल लेंगे। अगर हम ज्यादा तरक्की कर ली, टाइम ट्रेवल आ गया, तो इंसान गैलेक्सियां बदलेगा फिर ना ये मेरे को पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, आई वांट ए न्यू गैलेक्सी विद माय फ्यूचर में इंसान गैलेक्सीज खरीदेगा। वही कह रहा हूँ, विद माय ओवन नेम आई वांट ए न्यू गैलेक्सी। और वहां पे जाने के बाद अकेला रह जाएगा, फिर याद आएगी यार इंसान तो सबके साथ मजा आता है ना, वो किसी ने बोला ना ये रियलिटी है,
ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। भले आप इंट्रोवर्ट हैं, भले आप एक्सट्रोवर्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्रोवर्ट मतलब आप किसी से कम बात करना पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट बहुत ज्यादा बात करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके आसपास इंसान आपको दिखाई देने चाहिए जिनसे आप बोल सके। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ रूम में अकेला हूँ, इस घर में सुनसान। रात को सोता हूँ तो ऐसे आवाज आती है गूं, पंखे की ओनली है ना, तो वो दिमाग को एंजाइटी नहीं होती सर आपको अकेले रहने में? सब आदत पड़ जाती है बेटा, लेकिन हाँ यूं जरूर है कि वो स्ट्रेस क्रिएट करती है दिमाग में ये चीजें, स्ट्रेस, समझ गए? तो हमें पता नहीं लगता, इंट्रोवर्ट लोगों को पता नहीं लगता, वो ज्यादा अकेले रह जाते हैं कई बार, तो उनके दिमाग में भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, बट उन्हें पता नहीं लगता क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। बट एक्चुअल में मेजर करो तो पक्के तौर पर उनको स्ट्रेस होता है, तो इसलिए उन्हें भी इंसान अपने चारों तरफ चाहिए। दे वांट पीपल्स अराउंड देम, भले वो उनसे बात ना करें या थोड़ी बहुत बात करें या कम बात करें, लेकिन उन्हें दिखाई जरूर देने चाहिए। ये इंसान की फितरत है। वी आर सोशल एनिमल्स, हम सोशली रहना चाहते हैं, इंसान इंसानों में रहना पसंद करता है ना। जब कोई नहीं होता ना तो हम अपने नापसंद इंसान के पास भी बैठ जाते हैं और उससे भी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं। ये कमाल की बात है, याद रखेंगे। बात तो सही है ना, मेरे साथ हुआ है। होता है बेटा, आई नो। और फिर वो इंसान भी पसंद आने लग जाता है जब कोई, जब चॉइस ही नहीं है, क्योंकि हम सोशल बीइंग है, तो हम फिर अच्छी चीजें उसमें ढूंढ लेंगे एक दो, वो भी हमारे अंदर अच्छी चीजें ढूंढ लेगा क्योंकि वो भी हमें पसंद नहीं कर रहा था। ये याद रख लेना, अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे तो वो भी नहीं करता, डेफिनेट। बट वो उसके पास भी चॉइस नहीं है, आपके पास भी चॉइस नहीं है, लास्ट चॉइस जिसको बोलते हैं, है ना। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि मेरी लास्ट चॉइस अगर तू हुआ तो भी मैं तेरे को पसंद नहीं करूंगा, वो झूठ बोलते हैं भाई। लास्ट को छोड़, अगर 2-4 चॉइस ही हुई ना तो उसमें भी वो एक बंदा पसंद आ ही जाएगा, वो दिक्कत वाली बात। ये चोचले तभी आते हैं जब 4 तरह की आइसक्रीम पड़ी हो ना, तो बंदा बोलता है मेरे को वेनिला खाना है, मेरे को फलाना खाना है, मेरे को दिमकड़ा खाना है ना। जब कुछ ना हो ना खाने के लिए तो वो कहेगा भाई ठंडा 1 गिलास पानी पिला दे बहुत। ये होता है रियल सच्चाई लाइफ की। तो आगे देखिए भाई, डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल, तो ये हमने कर लिया सारा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया भाई, ओरिजिनल स्टेट में वो वापस आ जाता है, रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो इसमें याद रखने लायक बात मैं बता देता हूँ, पीछे चलना। पॉइंट याद रखिएगा। बट ये डीवी रिवर्सिबल होता है और डेल्टा वी इरिवर्सिबल। चेंज बड़ा हो तो इरिवर्सिबल, चेंज छोटा हो तो रिवर्सिबल, बस इतनी बात याद रखिएगा। इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब अदरक लहसुन प्याज ये सब वो है, ठीक है, तड़का लगाने के लिए। क्लियर है? लेकिन मेन सब्जी हमारी डीवी और डेल्टा वी है, यानी छोटा चेंज। सर मतलब हमें ये याद रखना है ना कि डीवी क्या है और डेल्टा वी क्या है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो। ये नहीं पता आपको क्या है? पता है सर। बस फिर, लेकिन डीवी अगर है तो रिवर्सिबल, अगर डेल्टा वी है तो इरिवर्सिबल, बस ये याद रखना। ओके सर, ठीक। समझ गए? हाँ, मेन सब्जी यस सर। आगे देखिए, लास्ट चैप्टर है ना क्या बुक का? सर लास्ट चैप्टर है ना केमिस्ट्री 1 का? नहीं 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 नहीं, इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम दोनों है, वो है लास्ट 7वां, ये 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत लंबा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कितने मैं भूल गया, 70 क्वेश्चन है शायद, 60 से 70 के बीच में, ठीक है। सर वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी थे, वो फिर भी आसान है, ये दिमाग घुमा देता है। यस सर। इसके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आगे इसके कुछ फॉर्मूले आएंगे, तीसरा चौथा लेक्चर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रख लेना। वो लेक्चर कर लिए तो आप बेड़ा पार आपका। रियल प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल, वो रियल नहीं थी, वो आइडियल थी। टेक इन फाइनाइट टाइम, इसको टाइम ऐसा लगता है जिसे मेजर किया जा सकता है, सब उल्टे हैं भाई। सब्सटेंटली ग्रेटर, ये काफी बड़ा ड्राइविंग फोर्सेस की काफी ग्रेटर होती है, काफी ग्रेटर मतलब काफी ज्यादा फर्क होता है इनमें। सिस्टम में भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में हो भी सकता है सम फाइनाइट नंबर, कुछ टाइम के लिए हो सकता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है बाकी का टाइम ना हो, मतलब कुछ ही स्टेप में वो इक्विलिब्रियम दिखाएगा, सब स्टेप में नहीं दिखाएगा, जबकि पीछे वाली प्रोसेस में हर सेकंड वो इक्विलिब्रियम में रहता है। यस, क्लियर है बेटा? यस फाइनाइट स्टेप में होता है, वही रिवर्स प्रोसेस है इसकी। ड्राइविंग फोर्स डज नॉट रीस्टोर द सिस्टम, ड्राइविंग फोर्स अगर अपोजिट कर देते हो तो सिस्टम रीस्टोर नहीं हो सकता, आप वापस बैक स्टेयर से नीचे नहीं आ सकते, इसके अकॉर्डिंग उसी तरीके से नहीं आ सकते, आप तरीका बदल लेंगे। क्लियर है? यस। इरिवर्सिबल इन नेचर, तो देखो ऑल प्रोसेसेस, सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। वी डोंट एबल टू ड्रॉ पीवी डायग्राम, हम प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम। अभी जो अपना माइक ऑफ रखो बेटा, प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम हम
नहीं ड्रॉ कर सकते, इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई सबको? अब कुछ Yes, sir, कुछ आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, सिस्टम Yes, sir. इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वर्क और एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग इज, ना मैटर एक्सचेंज होता है ना वर्क और एनर्जी एक्सचेंज होती, क्या होता है भाई वो? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सर, आइसोलेटेड। ठीक है, इसने बोला क्लोज, क्यों भाई? सर पता नहीं। आंसर ए है क्लोज। सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। सर वो ठीक है। क्लोज आंसर इसलिए होगा सर क्योंकि अगर हमारा जो सिस्टम है सर वो ओपन होता है, आइसोलेटेड होता है, आइसोथर्मल होता है, या फिर इन बाकी के रेस्ट ऑफ ऑप्शंस में होता है सर, तो कुछ ना कुछ एनर्जी या फिर वर्क में चेंज अरे आ सकती नहीं, ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है बेटा। ऐसा थोड़ा होगा कि सर मतलब उल्टा बोल एनर्जी रहा और है। वर्क कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना। खैर छोड़ो, सी है इसका ऑप्शन, बात खत्म, सही कर लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी फॉल्स है? वर्क इज स्टेट फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन है, पता है Yes. सबको? यस सर। टेम्परेचर इज स्टेट Yes. फंक्शन, बिल्कुल स्टेट फंक्शन है। चेंज इन द स्टेट ऑफ द कंप्लीटली डिफाइंड एंड इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिफाइन करता है। तो स्टेट जो किस पे डिपेंड करती है भाई? इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है चेंज, है ना? वो पाथ स्टेट फंक्शन होता है। वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, क्या वर्क बाउंड्री ऑफ सिस्टम पे अपीयर करता है? बिल्कुल बाउंड्री पे ही काम कर रहा होता है, सारा का सारा कहानी तो बाउंड्री के ऊपर ही है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो ए ऑप्शन है इसका, तो सही है। आगे देखिए, नेम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इन विच द फॉलोइंग बिलोंग, ह्यूमन बॉडी, मिल्क इन थर्मोस फ्लास्क, टी इन स्टील केटल। स्टील की केटल में टी कौन सी है? ओपन सर सी सिस्टम है, ऑप्शन। ये क्लोज्ड है, सर बी ऑप्शन। ये क्या है? थर्मस सर बॉटल वाला आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है। और ह्यूमन बॉडी क्या है? हमारी बॉडी में अंदर मैटर open। जाता है, एनर्जी Closed है। जाती है, ओपन है। ओपन है बेटा, एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लियर है? ओके सर। तो बॉडी ओपन है, बी आइसोलेटेड है, सी क्लोज्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें लिख रखी है नीचे आंसर में। नेक्स्ट देखिए, सी इज द ऑप्शन। अब ये सी कौन सा है? अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है। इन द थर्मोडायनेमिक डायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट इंटेंसिव, इनमें से कौन सी इंटेंसिव नहीं है? प्रेशर इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है भाई? इंटेंसिव है, ये हाफ करने से घटेगा नहीं, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा आधा करने पर, डेंसिटी भी नहीं होती है, तो सिर्फ वॉल्यूम ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। तो इसका सी ऑप्शन होगा, बस बाकी कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट, टेम्परेचर, वर्क, फ्री एनर्जी। यस बेटा? Sir, last question में सर last question एक्सटेंसिव में प्रॉपर्टी तो वो होती है ना जो Sir, अमाउंट पे डिपेंड करती है। pressure हाँ, प्रेशर देखो बेटा, Sir, प्रेशर pressure है। भी तो करेंगे। सुनिए सुनिए, बता देता हूँ, अभी देखिए, नो वरी। ये प्रेशर है, ठीक है? यहां पर आपने प्रेशर लगा रखा है, प्रेशर को कर दिया फिक्स, इस पिस्टन को यहीं पे रोक दिया, जाम कर दिया, इसके अंदर मैंने पार्टीशन लगा दिया, तो क्या प्रेशर आधा रह जाएगा? अब सोचो। Yes, sir. बस फिर तो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव कैसे? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। दैट्स इट। क्लियर है? Yes, यस सर। यस यस सर। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइडेंटिफाइड स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन देखो भी, मैंने आपको बताया था कि वर्क और हीट को छोड़कर, ये रहा हीट, ये रहा वर्क, इसके अलावा इसके कुछ डेरिवेटिव होते हैं, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। क्लियर है? ये दोनों पाथ फंक्शन है, याद है सबको? सर डेरिवेटिव कौन कौन से यस होते हैं? सर। बेटा वो आगे हाँ, आएगा, हम derivative। आगे करेंगे, ठीक है? वरना अभी आप उन फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? ओके सर। वो हमने Excuse me, करवाए sir? नहीं है, तो उसको डिराइव करवाएंगे तब आपको पता लगेगा। हाँ बेटा, सर सर हाँ हाँ, बोलिए। इसको देख करके ना एक क्वेश्चन याद आ गया, आपने टेस्ट में दिया था जब वो था आइस पिछले को हफ्ते। देखकर, हाँ नहीं, आइस को देख करके नहीं, इस फॉर्मेट को देखकर। हाँ बोलिए। उसमें एक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, उसके अंदर ना हमें कंपाउंड दे रखे थे, हमसे H प्लस आयन का सम पूछा था। H प्लस आयन का सम, मेरे को भी पूरा क्वेश्चन एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, पर क्वेश्चन ऐसा ही था कि मतलब H प्लस आयन का सम निकालो या फिर कुछ ऐसे ही था, सम से रिलेटेड ही था वो। बेटा मान सकता हूँ, बट सीधी बात, जब तक आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पता तब तक कुछ नहीं कह सकता। अब आगे देखिए भाई, सर मैंने इंटरनल स्क्रीनशॉट ले टेस्ट लिया आप ही तो सर, 2 बनाते सेकंड हो। सर। हाँ, सर टेस्ट आप ही तो बनाते हो ना। टेस्ट हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन याद थोड़ा रखेंगे बेटा, बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो? यस
तो क्वेश्चन याद नहीं रखते हम लोग, पता है क्या होता है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने का काम होता है, क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको सोच लेते हैं कि भाई ये किस लेवल का है, उसके बाद सीधा क्वेश्चन डाल देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे होते हैं। हमारे पास हमने एक सिस्टम खरीद रखा है, ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, और उस सिस्टम के अंदर मतलब पता नहीं कितने 10 लाख 15 लाख ऐसा कुछ क्वेश्चन है, पता नहीं 1.5 लाख 2 लाख ऐसा कुछ है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना होता है, हार्ड कौन सा है, इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा है, इन क्वेश्चंस में हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। मीडियम वाला फोल्डर खोल लिया सपोज, और उस फोल्डर के अंदर खोल के हम किसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक ऑप्शन सा दबाना होता है, वो ऑप्शन दबाते ही वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, सॉफ्टवेयर है वो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पेपर में चला जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन चला जाएगा, फिर तीसरा चला जाएगा, फिर चौथा पांचवा, है ना। तो हार्ड कितने हैं, इजी कितने हैं, मीडियम कितने, वो हमें सेलेक्ट करने होते हैं। वो सेलेक्ट होने के बाद, और वो काम हम नहीं करते, हम सिर्फ लेसन बताते हैं, वो सेलेक्ट होने के बाद फिर वो क्वेश्चन पेपर जब बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, तो बैकएंड टीम उसको बनाती है, हमने लेसन दिया तो बैकएंड टीम बनाएगी उसे। उसके बाद में वो पेपर हमारे पास आएगा रिव्यू के लिए। कोई गलती हो, किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक ना हो, आंसर निकल ना रहा हो, या ऑप्शन गलत हो, तो हम उसको रिव्यू करते हैं। उसके सारे क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं मैं, और मुझे लगता है कि ठीक है, सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आगे भेज देता हूँ कि ठीक है, डन है। समझ गए? तो बताइए अब इसमें मुझे याद रहेंगे वो क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं रहेंगे सर। सर एक चीज और पूछनी थी बहुत नहीं हाँ, रहेगी। सर। बोलो। सर जेई में जब हमारा सिलेक्शन होता है तो क्या जो रैंकिंग लिस्ट बनती है वो कास्ट के हिसाब से भी बनती है, मतलब कैटेगरी के हिसाब से, कि बिल्कुल जैसे बेटा, कैटेगरी रैंक भी आता है, ठीक है, ओपन रैंक भी आता है, कैटेगरी रैंक दोनों आएंगे। ऑल इंडिया रैंक होता है, ओपन रैंक होता है, और फिर कैटेगरी रैंक अलग होता है। अगर आप बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी इन कास्ट से बिलोंग किसी में भी कर रहे हैं तो उसका रैंक अलग बनेगा। पहले ऑल इंडिया रैंक होगा और फिर वो कैटेगरी रैंक आपका अलग आएगा। इन दोनों को कॉलेज देखते सिलेक्शन हुए किस रैंक से होता है? ऑल इंडिया रैंक से, उससे? सिलेक्शन तो कैटेगरी रैंक पे बेस पे होगा, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो। लेकिन अगर आप जनरल कास्ट में आ रहे हो तो फिर ऑल इंडिया रैंक ही आपका कैटेगरी रैंक है, वही है, सेम है वो, तो फिर आपका उसी रैंक पे क्यों होगा। आते हैं जनरल कास्ट पे? मतलब क्या? सर तो मैं सोच रहा सर हूँ मैं क्यों पूछ आते रहा हैं था जनरल कास्ट पे? सर मैं बोल रहा था जैसे सर दो बच्चे, सर दो जेई बच्चे जेई में बैठे, एक जनरल एक ओबीसी है सर, दोनों के 300 में से 250 आते हैं मान लेते हैं। एक चीज तो बता देता हूँ, सुनो सुनो सुनो, एक चीज बता देता हूँ, जनरल और ओबीसी के रैंक में को बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, वो लगभग बराबर हो गए, क्योंकि ओबीसी वालों को, ओबीसी की जनसंख्या बहुत है, तो ओबीसी वालों को खुद के ओबीसी वालों से ही कंपटीशन काफी करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत फर्क है 5-4% का, इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। हाँ, नहीं सर, जनरल और कोई और शेड्यूल कास्ट, कैटेगरी लेते हैं। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में जरूर डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस का रीजन बता देता हूँ। 50% रिजर्वेशन है भाई हमारे इंडिया के अंदर, क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। एक आदमी है, ये ऐसा सरकार मानती है, होना नहीं चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है, मैं साफ बोलता हूँ, क्योंकि जब शुरू किया गया था तब कोई और रीजन थे, और जब अभी जो है अभी कुछ और रीजन है, ठीक है। देखिए, जब हम मतलब रिजर्वेशन देते हैं, 50% रिजर्वेशन देते हैं, रिजर्वेशन इस बेस पर होता है कि इन लोगों को, बेचारे गरीब लोग थे ये, ठीक है, इनके पास फाइनेंशियली हेल्प के लिए अच्छे पैसे नहीं थे, तो ये लोग बहुत मुश्किलों से पढ़े हैं। इतनी मुश्किलों से पढ़ने के बावजूद इन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए मार्क्स में, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी वाले, ऐसा सोचा जाता है, इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, बट ऐसा सोचा जाता है, और ये गलत थीम है, मैं भी मानता हूं इसे, लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि जनरल कैटेगरी वाला एसी रूम में पढ़ा है, उसके पास लैपटॉप है एप्पल का, टैबलेट है एप्पल का, है ना, जो कि मेरे पास भी अभी तक नहीं है, जबकि मैं पैसे कमा रहा हूँ, सोचिए, ठीक है, फोन है एप्पल का, उसके अलावा उसके पास बड़ी स्क्रीन है, बहुत सारी किताबें हैं, जो मन करता है वही खरीद लेता है, जिस इंस्टीट्यूट के करता है उसी इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीद लेता है, 10 तरह के नोट्स पढ़े हैं, उन 10 में से वो सेलेक्ट करता है कौन सा बढ़िया, सिर्फ उसको पढ़ता है, और फिर एक इंस्टीट्यूट में जाता है, वहां 2-2.5 लाख रुपए लगा के वहां पर भी पढ़ता है 2 साल तक, बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में कोचिंग लेता है, और उसके बाद कहीं जाके ये रैंक ले रहा है। तो इसका रैंक इतने मायने नहीं रखता, तो इनका आपस में कंपटीशन कराओ, जनरल वालों का जनरल के साथ, अमीरों का अमीरों के साथ, ऐसा सरकार समझती है। और जो शेड्यूल कास्ट है, या ओबीसी है, या बीसी कास्ट है, या एसटी कास्ट है, उनका अलग से उन्हीं की कास्ट में, ओबीसी का ओबीसी से, एससी का एससी से, एसटी का एसटी से कंपटीशन करवाओ। तो एसटी में जो सबसे ऊपर है ना, जो एसटी कास्ट में सबसे ऊपर बच्चे हैं, उनको अलग से सिलेक्ट किया जाएगा, जनरल वाले सबसे ऊपर को अलग से सिलेक्ट किया जाएगा। अब जनरल वाला जो सबसे नीचे बच्चा रह गया ना, मतलब सबसे ऊपर के बाद जो नीचे रह गया, वो एससी वाले से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई फिर, क्योंकि उन्होंने सोचा तो ठीक था कि जनरल वालों का जनरल से, एससी वालों का एससी से, लेकिन एससी और जनरल के बीच में जो गैप है उसको नहीं सोच पाए वो। इसकी बजाय रिजर्वेशन होनी चाहिए थी
अब ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा हो सकता है जनरल में आता हो लेकिन बहुत गरीब परिवार से हो। मेरे पास उस टाइम पे किताबें भी नहीं थी जब मैं +1 2 में था, वरना मैं बहुत आसानी से, सिर्फ बुक्स होती ना, कोई ना होता पढ़ाने वाला, ऊपर वाले के सहारे पढ़ सकता था मैं, समझ रहे हो, वही गुरु है अपना। लेकिन उस ऊपर वाले के सहारे भी पढ़ लेता, बट बुक्स तो होती, मेरे पास बुक्स नहीं थी यार, बुक्स भी नहीं थी, क्या करता बताओ। 10वीं करते ही 10वीं को पढ़ाने लग गया था। तो क्या सरकार को ये लग रहा था कि ये जनरल कास्ट वाला बंदा बैठा है और ये मतलब एसी रूम में बैठा है, एसी छोड़िए कूलर नहीं थे, पसीनों में बुरा हाल, आज भी कूलर नहीं है, पसीने के अंदर आपको पता उमस भरा पसीना और पंखे की हवा में बैठा हूं मैं आज भी। पीएचडी भी बुरे हालात में कर रहा हूँ, कोई अच्छे हालात नहीं है कि मैं यहाँ पर अब एसी लगाऊं, ये करूं, इतना खर्चा लगाने के लिए इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास, घर भी चलाना भाई, बहुत कुछ है। तो कोई यूं तो है नहीं कि करोड़ों रुपए पर मंथ के आ रहे हैं आंखें मीच के पैसा लगा रहे। तो ये एक डिफरेंस है, मैं मानता हूँ। यानी सरकार को एक्चुअल में अगर आरक्षण देना था तो ना कास्ट के हिसाब से ना किसी और हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली हिसाब से देना चाहिए था। बट अभी ये चीज जो है, सुनिए, अभी ये जो चीज है वो इतनी पक चुकी है, सिंपल सी बात है। मैं मान लीजिए आपको मैं लैपटॉप दे देता हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें गलती भी किसी की नहीं है, ऊपर सरकारों की गलती है। सरकार छोटी सी गलती करती है तो नीचे बहुत बड़ी गलती नजर आती है। तो हुआ क्या, अब अगर मैं आपको मान लीजिए किसी एक बच्चे को मेरा लैपटॉप दे देता हूँ, पुराना लैपटॉप है, ठीक है, काम चला रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं, आपने ले लिया। 10 साल बाद मैं कहता हूँ भाई मेरा लैपटॉप वापस दे, आप नहीं भी देंगे ना, मेरे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैंने वो जबरदस्ती आपसे मांग लिया, जबकि मेरा ही था वो, पर आपका इतना हक हो चुका कि आपको लगता है कि अब ये मेरा ही है, मैं 10 साल से इसको रख रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, तो मेरा ये सब सारी चीजें पर्सनल है मेरी, भले ही वो खराब हो चुका हो या कुछ भी हुआ हो, वो खराब भी आप मेरे को वापस नहीं करना चाहोगे, आपका हक हो जाएगा। यानी जब आप बहुत सालों से किसी चीज का दोहन कर रहे हो, किसी चीज को यूज कर रहे हो, तो आपका उस पर ना मोरल एथिक्स के हिसाब से आपका हक बन जाता है। जैसे कोई पेड़ है मेरे घर के सामने गली में, सरकारी है गली, तो उस पेड़ के ऊपर अगर मान लीजिए फ्रूट लगता है कोई, तो मैं समझता हूँ कि मैंने उगाया था, बिल्कुल मैंने उगाया होगा, मैंने पानी भी दिया था, उस फ्रूट पे मेरा हक है। लेकिन एक दिन सरकार आके कहे कि ये पेड़ भाई इसके सारे फ्रूट तोड़ लो, किसी माली की ड्यूटी लगा दे, तो मुझे गुस्सा बड़ा आएगा, तो मैं कभी ना कभी उस पेड़ को काट दूंगा, समझिए। मेरा लगाया हुआ, सरकार का कैसे, गली तो सरकार की थी, बट मैं भूल गया इस बात को, पेड़ तो मेरा था, पानी तो मैंने दिया था, फ्रूट मैं खाऊंगा। तो यही चीज ना अब कास्टिज्म में फैल चुकी है, सभी कास्ट के लोग अब ये सोचते हैं कि अगर हमारा आरक्षण बंद करते हैं तो ये एक चाल है, सरकार हमारे खिलाफ है और मेरा हक बनता है, भले ही वो अमीर हो, भले ही अमीर हो। पता है आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे शेड्यूल कास्ट में हैं, आईएएस ऑफिसर, मतलब डीसी लगे हुए हैं उनके फादर, और वो लोग आरक्षण ले रहे हैं, किस बेस पर भाई, आपका आर्थिक आधार तो नहीं बनता, आप तो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा एक बच्चा जो गरीब घर से, और अगर वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, रो पीट के उसके माँ बाप दुखी सुखी होकर उसको तैयारी करवा रहे हैं, और एक आईएएस का बच्चा तैयारी कर रहा हो, दोनों सेम इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आईएएस के बच्चे को आरक्षण भी मिलता है और गरीब घर के बच्चे के कंडीशंस खराब है उसके बावजूद उसको आरक्षण नहीं है। तो ये कास्ट आधार पर बिल्कुल गलत था, शुरू में ही गलत था, शुरू में ही गलत था बेटा, पहले दिन से ही गलत था। पहले के टाइम पे सही हो भी सकता है, बट अब तो सभी नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, पहले के टाइम पर भी गलत था, उस टाइम पर भी अगर आप आरक्षण देते सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली बेस पर, तो डेफिनेट है अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बीसी कास्ट, जितने भी कास्ट ये कैटेगरी हैं, उन सभी कैटेगरी के पीपल अगर गरीब होते तो पक्का मिल जाता ना उनको, कोई डाउट ही नहीं था। जिन्होंने दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने आरक्षण की बात की थी, तो आपको पता है उन्होंने क्या बोलते हैं इसको, वल्लभ भाई पटेल ने ये बोला था उनको कि भाई आरक्षण मत दो ये वाला, हम इन लोगों को फ्री एजुकेशन दे देंगे, फ्री बुक्स देंगे, फ्री सुविधाएं देंगे, लेकिन इनको ऊपर लेके आएंगे, जो गरीब हैं उनको गरीबी के आधार पर पैसा दिया जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि कानून बनना चाहिए, मेरी कास्ट वालों के लिए कानून बनना चाहिए। अब ये गलती की थी हमारे बड़े नेता ने, इसको समझदारी मत समझना, इसकी वजह से दूसरी कास्टों के बीच में जहर भरा गया, आपस में जहर भरा गया, जातिवाद वाले जितने भी रोले होते हैं। आपको पता है कभी भी आप देखना भीमराव अंबेडकर कोट पैंट के बिना नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ में विदेशों से शिक्षा ग्रहण की थी। आज कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा, शेड्यूल ट्राइब का बंदा विदेश जाने के लिए इतना पैसा होगा उसके पास, आज के बाद की बात कर रहा हूं, जबकि वो उस टाइम पर 1947 से पहले विदेशों से वकालत पढ़ के आए थे, विदेशों से शिक्षा लेके आए थे, फाइनेंशियली बहुत मजबूत थे, राजनेता थे,
ही वाज ए नेता, वो नेता थे जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, वैसे ही वो थे। तो फिर वो तो अमीर थे, उनके पास बहुत पैसे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर उन अब आज क्या हो रहा है, तो काफी पुअर दिखाया जाता है। आप ध्यान से देखिए, उन्हें कोई भी फोटो देखिएगा कोट पैंट के बिना नहीं है। यस सर, ये तो है। अब सोचिएगा जरा, और उनके फादर का हिस्ट्री निकालिएगा, उनके फादर जो थे वो अंग्रेजों की सेना के अंदर मतलब सैनिक थे, गवर्नमेंट सर्विस पर थे, गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी उस पर थे, तो उनको वहां से भी फाइनेंशियली हेल्प मिलती थी। फिर एक राजा हुआ करता था, एक राजा था छोटे से, मतलब अंग्रेजों के टाइम में छोटे छोटे राजा थे, तो एक राजा को उनका दिमाग बहुत पसंद आया था, तो उनके फादर ने कोई रिक्वेस्ट वगैरह की थी उनसे कि भी मेरे लड़के का दिमाग बहुत अच्छा, ही वाज ए इंटेलिजेंट मैन, नो डाउट टू इट, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, इस बात में कोई शक नहीं। तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उस राजा ने फाइनेंस किया था विदेश जाने के लिए, विदेश पढ़ने के लिए, फाइनेंस थे वो, घर पे ठीक थे, अच्छा पैसा था, और बाहर भी फिर उनको बहुत अच्छा पैसा मिला। यहाँ आने के बाद वो राजनीति में आ गए, क्योंकि पैसा जिस भी बंदे के पास था उस टाइम बहुत सारी हरकतें थी, उनका राजनीति में इंटरेस्ट था, राजनीति में आ गए, सारे बैरिस्टर राजनीति में आए। महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं लोग, जबकि ये ऑफिशियली उपाधि नहीं मिली है महात्मा गांधी को महात्मा की। और जानते हैं महात्मा गांधी भी तो एक नेता ही तो थे, ऐसा तो नहीं था। टैगोर ने दिया था ना ये, टैगोर शायद, पता नहीं, आप बोला था उनको कि ये महात्मा है, लेकिन वो महात्मा गांधी मतलब ऑफिशियली नहीं है, किसी के पास रिटर्न में नहीं है, भारत सरकार ने उनको महात्मा की उपाधि नहीं दे रही। ही वाज ए राजनेता, उन्होंने राजनीति की है सारी उम्र। देखिए महात्मा गांधी ने राजनीति की है, जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति की है ना, जो सुभाष चंद्र बोस था उन्होंने राजनीति की है, सब राजनेता तो थे, क्रांतिकारी नहीं थे ये, राजनेता थे, इनको महात्मा बनाने का कोई तुक नहीं है। हाँ, जो क्रांतिकारी थे उनको तो आप लोग जैसा बना रहे हो तो है ही, बस एक बार साल में एक बार छुट्टी हो जाती है, दैट्स इट। तो सोचिए, मतलब सही डिस्ट्रीब्यूशन तो उस टाइम भी नहीं था, उस टाइम भी गड़बड़े हुई हैं। राजनेता ह्यूमन तो ह्यूमन होता है ना, वो तो गलतियां करता ही करता है, और वो छोटी सी गलती बड़ी होकर नजर आती है। याद रख लेना, छोटी गलती बाहर बहुत बड़ी नजर आती है। आपके अगर फादर गलती करते हैं, आपके भविष्य के ऊपर तलवार लटक जाएगी। आज आपको ना पढ़ाएं, कहीं भाड़ में गई पढ़ाई, चल मजदूरी करके आ और मेरे को पैसे दे, उनकी एक गलती आप 10 साल बाद भुगतोगे कि अब पढ़ने के लायक भी नहीं रहे, कमाने के लायक भी नहीं रहे, सारी उम्र मजदूरी करोगे। एक गलती, पापा की एक गलती जब इतनी भारी बच्चे पर पड़ सकती है, तो प्रधानमंत्री की गलती पूरे देश पे भारी पड़ेगी कि नहीं। और पापा तो बिल्कुल सामने रहते हैं, फिर भी वो गलती अगर कर ले तो सिर्फ एक बच्चे का नुकसान होता है। प्रधानमंत्री गलती करेगा, मुख्यमंत्री गलती करेगा, पूरी स्टेट भुगतेगी। तो राजनेताओं की गलतियां पूरी स्टेट भुगतती है बेटा, दैट इज द थिंग, समझ रहे हो। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ऊपर पोस्ट पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वो छोटी छोटी कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, उनको नहीं समझ आए उस टाइम पे, वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भगवान थोड़ा बैठा भाई, नेताओं से गलतियां होगी, क्या इलाज है, होगी तो होगी, पर उसे सुधारें अब कैसे, क्योंकि अब तो मालिकाना हक हो गया है सबका, वो सब वो समझते हैं कि भाई ये तो अब मेरा ही है। तो इसको सुधारने के लिए भी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप उठाए जाने चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इनमें सुधार हो सकता है, ताकि सबको बेनिफिट मिले, सबकी तरक्की हो, है ना। बात रही कास्टिज्म की, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इंडिया के अंदर कभी कास्टिज्म नहीं था। अंग्रेजों ने आकर भारतीयों को कास्ट के हिसाब से बांटा था सबसे पहले, उनकी बुक्स में मिलता है। आप उसके अलावा पुराने जो इंडियन कल्चर पढ़ेंगे उसके अंदर कहीं पर कास्टिज्म का कोई जिक्र नहीं है। जो जैसा काम करता था उस हिसाब से उसको नाम दे दिया गया था कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। इवन आपको एक चीज बता देता हूँ, भगवान राम जो थे, उनके जो ऋषि थे, वो थे गुरु, ठीक है, विश्वामित्र, सुना है सबने नाम? विश्वामित्र जो था वो ब्राह्मण दिखाए जाते हैं, ब्राह्मण कहे जाते हैं, उनके सारे काम ऋषियों वाले थे, ऋषि थे। ऋषि विश्वामित्र नाम के आगे रखता है ऋषि, जबकि वो क्षत्रिय वंश से थे, वो ऋषि थे, है ना। बहुत सारे और मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि कौन थे पता है? जिन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया था मतंग ऋषि ने कि तू अपनी शक्तियां भूल जाएगा। तो मतंग ऋषि शेड्यूल कास्ट से थे, वाल्मीकि जी शेड्यूल कास्ट से थे। तो वहां पर उस टाइम तो वो महर्षि थे, महाऋषि थे, वाल्मीकि जी उपाधि थी। जैसे आज हम देते ना लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डॉक्टर प्रोफेसर, वैसे ही ये ऋषि, मुनि, महर्षि, ये उपाधियां थी उस टाइम। महर्षि हुए हैं हमारे यहाँ पर ऐसे से। तो उस टाइम तो कोई कास्टिज्म था नहीं था। ये कहाँ से आया, कैसे आया? ये सब राजनेताओं की चालें हैं। उन्होंने गड़बड़ करी, अंग्रेजों ने गड़बड़ करी, फिर राजनेताओं ने गड़बड़े करी और धक्के से यहाँ कास्टिज्म को डाल दिया। छोटा बड़ा कोई नहीं था। अगर बात करें इंटरकास्ट मैरिज की,
भगवान कृष्ण ने अपनी बहन को लव मैरिज करवा दी थी, किसके साथ? अर्जुन के साथ। भगा दिया था उसको, भाग जा। पता है ऐसा भी हुआ था। और भी Yes. इंटरकास्ट मैरिजेस के एग्जांपल्स मिलते हैं। महाभारत के अंदर तो सारे इंटरकास्ट ही थे, सारे के सारे जितने पांडव थे, कौरव थे, तो उनका जो सबसे बड़ा पितामह था, भीष्म पितामह, वो क्या था? इंटरकास्ट मैरिज से तो पैदा हुआ था वो। गंगा थी, गंगा नदी जिसको बोलते हैं, उसने शादी की थी। उसके भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, और बाद में गंगा चली गई, तो फिर उसके बाद उसके पापा को किसी दूसरी औरत से प्यार हो गया। भीष्म पितामह के पापा को दूसरी औरत से, मतलब मैं क्या, वो तो कैरेक्टरलेस बंदा था, एक पत्नी गई तो दूसरी बना ली। और भीष्म पितामह इतना बढ़िया आदमी था कि उसने कसम खा ली कि मैं आगे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि जब दूसरी वो जो मछली पालन करते थे उनकी लड़की थी, भीष्म पितामह की सेकंड मदर जो थी, स्टेप मदर, मछली पालन वाले की, तो मछली पालन वाला कहता भीष्म पितामह राजघराने से है, तो कहता ये राजा बनेगा, मेरी लड़की के बच्चों को राजा नहीं बनने देगा। तो वो कहता नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आपके बच्चे ही राजा, आपकी लड़की के बच्चे ही राजा बनेंगे, मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन। तो वो कहता ठीक है, चलो ये तो तूने कसम खा ली, लेकिन उससे नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी और तेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, कहता तेरी नेक्स्ट जनरेशन मेरी लड़की के आगे नेक्स्ट जनरेशन को अगर हटा के गद्दी पे बैठ गई तो क्या बात है। कितनी दूर तक सोच रहा था वो महान आदमी। तो भीष्म पितामह कहता मैं शादी ही नहीं करवाता, तब तो मेरे बच्चे ही नहीं होंगे। फिर कहता ये तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा राजा आया तो तू तो इनका साथ नहीं देगा। एक और कंडीशन डाल दी। भाई चल क्या रहा है ये? खेला जा रहा तो है। फिर उसने कसम खाई, कहता देखो जब तक मैं जीवित रहूंगा आपकी लड़की के खानदान के जितने भी बच्चे होंगे सबकी रक्षा मैं करूंगा। मतलब उसको चौकीदार बना के छोड़ दिया। अब देखो वो सारे हाइब्रिड थे कि नहीं, सारे लव मैरिज से हुए थे कि नहीं। इतना बड़ा कौरवों का खानदान, इतना बड़ा पांडवों का खानदान, आगे से आगे, आगे से आगे, सब लव मैरिज, सब। और हम बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, सब कुछ था भाई। फिर ये कहां से आया ये, मतलब नफरतें कहां से पैदा हुई? जो भी सिस्टम चल रहा है सिस्टम का हिस्सा है कहीं ना कहीं अनपढ़ता, गरीबी, ठीक है, राजनेताओं की मार, गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, फिर राजनेताओं की चालें, राजपाट लेने के लिए, ह्यूमन नेचर, लालच भरा, इन चीजों की वजह से गंदगी आ गई हिंदुस्तान में। और इस गंदगी में हाथ कोई मार के उसको साफ करना नहीं चाहता। कोई कोशिश करेगा तो लोग उसको बेवकूफ बताते हैं। ये जब आप बड़े हो जाओगे ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज जनरल बातें हो रही तो चलो जनरल ही कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पड़ोस में एक मतलब अंकल जी हैं, ठीक है, उन्होंने एक मजदूर के थप्पड़ मार दिया भाई, ठीक है, किसी गलती की वजह से तो मजदूर के थप्पड़ मार दिया, उसको भगा दिया काम से। तो मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ते थे, तो वो कहते कहते सर ऐसा थोड़ा होता है, ये तो कोई बात ही नहीं है कि यार कोई गलत कर रहा है, दूसरे देश गलत कर रहे हैं हमारे साथ, अमेरिका गलत कर रहा है, हमारे ऊपर बैन लगा रखे हैं, ऐसे कॉमन बात चल रही थी। तो कहते ये क्यों नहीं हटा सकते, सबको पता है पाकिस्तान गलत कर रहा है, हिंदुस्तान चुपचाप रहता है, क्यों नहीं हिंदुस्तान उसका जवाब देता? मैंने कहा दूसरे देश भाई हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो वो कहता कहता सर ऐसे ही कैसे हो सकता है? मैंने कहा मतलब न्याय का साथ देना चाहिए। कहता हाँ सर दूसरे देशों को न्याय का साथ देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है तुम लोग न्याय का साथ दे के आओ। मैं कहा 2-4 दिन पहले अभी एक मजदूर को थप्पड़ पड़े थे और मैं कहा उसको भगा दिया था एक बंदे ने, और उसके बाद में उसकी मजदूरी भी खा गया था। हम अपने पड़ोस में ही रहता है, वो बच्चे मेरे पड़ोस में ही थे, वो भी पड़ोसी थे, वो जानते थे उस पड़ोसी को। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने कहा उसको न्याय दिलवा के आओ, तुम लोग उस अंकल से लड़ सकते हो। मैंने कहा बताओ अब तुम्हारी बिगड़ जाएगी ना न्याय दिलवाओगे तो, या वो अंकल तुमसे लड़ पड़ेगा, तुम पंगे नहीं लेना चाहते, इसका मतलब राज किसका चल रहा है? उस अंकल का। मैं कहा ऐसा ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ है। अमेरिका को अगर हम बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका हमारे ऊपर भड़केगा, पाकिस्तान और गड़बड़ें करेगा, दूसरे देशों को इससे हेल्प लेंगे तो लड़ाई होने का खतरा हो जाएगा। मैं कहा जैसे आप लोगों को मैं बोलूं कि सारा मोहल्ला इकट्ठा होके और इस अंकल को बोलो कि उस बंदे के पैसे दे भाई, चलो ठीक है तेरी गलती होगी, जो भी था उसने गलती करी, जैसे भी था, लेकिन उसने मजदूरी तो सारी की ना, शाम को जाके तो उसको थप्पड़ मार के भगा देता है, दैट्स नॉट द गुड थिंग। मैंने कहा ये न्याय दिलवा सकते हो? तो मैं कहा मैं अमेरिका से मैं अकेला लड़ लूंगा। किसी की हिम्मत नहीं थी। समझ गए आप लोग बात? तो जी ये सर। न्याय की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, दुनिया में किस चीज का डंका चलता है? पावर, मनी। समझ गए बेटा? क्लियर है सबको? तो फिर पावर और मनी, और हमेशा इसी बात को रोता रहता हूं, एक ही लाइन बोलता हूं
कि पावर कमाइए, मनी कमाइए, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी हर रोज, बस इतना काम कर लो फिर आप ही की चलेगी। गलत की भी चलती है अगर पैसा हो तो, ये सच नहीं है। मैं आपको झूठी बातें नहीं बताऊंगा और ना पढ़ाऊंगा। जिंदगी की सच यही है कि पैसे वाले की चलती है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ये याद रख लेना। गरीब नहीं बोल सकता भाई। हर रोज एग्जाम्पल देखता हूँ, हर रोज लाइव एग्जाम्पल देखता हूँ, हर रोज बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें तो खतरनाक हो जाएंगी बोल दी तो, है ना, इसलिए हमें भी चुप रहना पड़ता है। सोच लो, अब आपको भी, अभी बच्चे हो इसलिए शायद पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे थोड़े से बड़े हो जाओगे आपको भी चुप रहना आ जाएगा। आप लोग, आपका क्लास का कोई टीचर आपके साथ गलत कर रहा हो ना, आप बोल नहीं पाएंगे उस टीचर के सामने, उसकी शिकायत नहीं कर पाएंगे, वो आपको मतलब प्रेशराइज करके कुछ ना कुछ करके आपको दबाए रखेगा। ये है सच्चाई, आप कुछ भी कर लोगे। समझ गए? चलो ठीक है, अब भाई हम इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू या ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ई या यू, ई और यू याद रख लेना सिंबल। और ये एनर्जी है तो मतलब जूल में मेजर होती है। तो देखिए ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और ये क्या लिखा हुआ मैंने, न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज एनयू, न्यूक्लियर एनर्जी। यस बेटा, समझ में आया? इन सब एनर्जीज का टोटल क्या बेटा? समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज, साफ बोलिए। सर सिंपल दिखा दीजिए सर एनर्जी के जो आपने लिखे हैं सर, के क्यू दिखा दीजिए। क्या दिखाऊं? सिंपल सिंबल सर ई के पास सिंबल? अच्छा सिंबल, अरे सिंबल देखो, Yes, sir. के ई, इसको सिंबल विंबल किसी का कुछ नहीं है, इसको ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के ई नीचे पैरों में लगा हुआ है, काइनेटिक। क्यू, क्यू होता है हीट एनर्जी, ई क्यू हीट एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, सिंबल नहीं है ये। एमई मैकेनिकल एनर्जी, ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल वीआईबी, रोटेशनल, रोटेशनल पूरा लिखा हुआ है, एनयू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर। ये सब एनर्जी, और इसके अलावा भी जो भी एनर्जीज होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, मैटर में एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जीज का जो सम होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। यस, क्लियर है? सभी एनर्जीज का सम, ऊपर वाली डेफिनेशन मत पढ़ना, सब बकवास लिखी हुई है। सभी एनर्जीज का सम होता है इंटरनल एनर्जी। अब देखो, ये हम कभी नहीं निकाल सकते, वी कांट फाइंड इंटरनल एनर्जी। पर अच्छी बात यह है कि हमें जरूरत भी नहीं है फाइंड करने की, क्योंकि हमें सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना होता है, और वो हम निकाल लेते हैं, डेल्टा यू और डेल्टा ई। क्लियर है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू कैन फाइंड। नेक्स्ट देखिए, अब इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो क्या होती है? अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो तरीके से कर सकते हो, हीट और वर्क। वर्क का मतलब जूल होता है, एनर्जी होती है, और हीट भी एनर्जी होती है। दोनों एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स हैं, वर्क एंड हीट। और देखो, हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, और डब्ल्यू को, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। अब ये सिंबल आप याद रखिएगा, ये है सिंबल। यस, क्लियर है? इंटरनल एनर्जी के अंदर, किसी भी चीज की इंटरनल एनर्जी के अंदर दो ही तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। पहला है क्यू यानी कि हीट चेंज करके, दूसरा है वर्क करके किसी चीज पर। तो इन दोनों तरीकों से इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, और यही कहलाता है डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, क्लियर है सबको? 3 लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, पहला हो चुका है, समझ लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, सेकंड लॉ थोड़ा सा तकलीफ देता है, सेकंड लॉ में काफी सारी डेरिवेशन आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ बहुत आसान है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ से पहले एक लॉ था। अब क्योंकि साइंटिस्टों ने क्या किया, पहले फर्स्ट लॉ डिराइव कर दिया, उसके बाद उनको एक और लॉ की याद आ गई, तो अब उसको फर्स्ट लॉ तो नहीं कह सकते, वो तो लिखा जा चुका है, तो उसको बोल दिया जीरोथ लॉ। यस, क्लियर है सबको? जीरोथ लॉ, जीरोथ मतलब फर्स्ट लॉ से जो पहले आया था। अब ये क्या कहता है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम, ये वो फलाना ढिमकड़ा। तो मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई चीज है सी, उसका टेम्परेचर है, स्क्रीन पे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कोई चीज है। क्लियर है? अब वो कहता है कि ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, तो ए और बी का टेम्परेचर बराबर होगा। ये लॉ है, ये बात आपको तो पता ही नहीं थी शायद,
किस किस को नहीं पता थी ये वाली बात? ये सर ये सर सर लगता है सर आज कमाल कर दिया सर ये वाली बात सर सर बस क्या बताएं सर, ज्ञान के चक्कर जादुई में बात है ना। हमारे हाँ हाँ, मतलब देखो कितनी ज्ञान की बात बता रहा हो कि सी का टेम्परेचर 25 डिग्री है, ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, तो ए और बी का बराबर होगा। ये है ला, ये जीरोथ ला। समझ गए भाई जीरोथ ला क्या होता है? यस Yes, सर। sir. बहुत बहुत सिंपल टुच्चू लेवल का ला है, ठीक है, बट याद रखना है, सीधी सी बात है, जीरोथ ला बहुत कम रेयरली यूज होगा, ठीक है, और यूज होगा तो आपको फिर से हैरानी होगी, अच्छा ये तो हम भूल ही गए थे, ये भी करवाया था क्या सर ने? बट ये मैंने करवाया है, सर ये याद- ना जिंदगी में नहीं भूलेंगे सर, अरे जब बड़े हो जाए ये ना नहीं भूलेंगे। नहीं भूलोगे, चलो ठीक है, फर्स्ट ला को और सेकंड ला को याद रखना, ये ला तो भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू इक्वल हीट भाई, अब देखो क्यू जो होता है हीट होता है, ये बात पहली है। सेकंड चीज देखिए, हीट जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, ई एनर्जी की फॉर्म होती है, जूल में रिप्रेजेंट होती है, और हीट जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस से मेजर की जाती है, यानी कि टेम्परेचर जैसे मेजर होता है ना, वही हॉटनेस और कोल्डनेस को हम हीट कहते हैं। हीट टेम्परेचर जैसे बढ़ता है किसी चीज का, हालांकि फिजिक्स में इसकी अलग डेफिनेशनें दी जाती हैं, कुछ उल्टा पुल्टा सा बताया जाता है, ठीक है, वो थोड़ा और गहरे अंदर घुस जाते हैं कि मोलिक्यूल जब जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तो मोलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी वो बढ़ जाती है। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों एनर्जीज बढ़ जाती हैं किसी मॉलिक्यूल की, और इसी के बढ़ने को, इनका इंक्रीज ही टेम्परेचर में इंक्रीज कहलाता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन समझ में आई सबको? यस सर। यानी कि जब किसी चीज को हम एनर्जी देते हैं तो उसकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों एनर्जीज क्या होती हैं, वाइब्रेशन, रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी, तीनों, दो नहीं तीनों। और आपको फिजिक्स में सिर्फ पढ़ाया जाएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वही टेम्परेचर का चेंज होता है। समझ में आया बेटा? यस सर। लेकिन एक्चुअल में तीनों चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ गैस मॉलिक्यूल की बढ़ सकती है। अगर मॉलिक्यूल आपका गैस नहीं है तो सॉलिड है, तो सॉलिड में वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, रोटेशनल एनर्जी बढ़ेगी, तो ये एनर्जीज का, ये एनर्जी अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये एनर्जीज बढ़ जाती हैं। हम इसको सिंपली बोलते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस। अगर किसी चीज में कोई चीज गर्म ज्यादा हो रही है, कोई चीज ठंडी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और ये टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है, जो कि वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी को बढ़ा देता है, ये जो टेम्परेचर का चेंज है ये हीट की वजह से आता है। यानी जब हम किसी चीज को एनर्जी देते हैं, वो हीट की फॉर्म में अगर उसे एनर्जी मिल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है। या फिर सिंपली इसको उल्टा करके कहीं हीट की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन इसकी मुश्किल हो जाएगी है ना जो मैं बता रहा हूं, तो इसको ऐसा कह सकते हैं, जब किसी चीज के टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, और टेम्परेचर में डिफरेंस कब आएगा, जब उसकी काइनेटिक, रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की, तो इसका मतलब उसके हीट में डिफरेंस आया है। समझ में आया भाई हीट की डेफिनेशन? यस सर। यस सर। बताइए फिर जरा, कोई स्टूडेंट मेरे को बताएगा हीट की डेफिनेशन क्या होती है? हीट की सर, सर हीट वो एनर्जी होती है सर जिसमें, सर हीट वो एनर्जी होती है जो सराउंडिंग्स में ट्रांसफर होती है, किसी भी दो सिस्टम्स के बीच, किसी भी दो सिस्टम के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होती ट्रांसफर तो हीट के इसकी अलावा वजह से। दूसरी एनर्जीज भी हो सकती है, अभी पोटेंशियल एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, तो वो सब हीट एनर्जी है। है। मैंने जो बताया फिर उस हिसाब से बताइए ना बेटा, इसीलिए इतना मत्था मारा है मैंने, बोलिए। यस एक्सप्लेन करवा रहे सर। सुनिए मैं बताता हूं, सबसे पहले टेम्परेचर को याद कीजिए। मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर में इंक्रीज क्या होता है, किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी अगर चेंज होती है तो हम बोलते हैं इसके टेम्परेचर में चेंज है। तो अगर किसी चीज की काइनेटिक, रोटेशन या वाइब्रेशन एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब पक्के तौर पर उसको एनर्जी हीट की फॉर्म में मिली थी। मतलब जो एनर्जी उसके काइनेटिक, रोटेशन या वाइब्रेशन में चेंज लेके आती है किसी मॉलिक्यूल के, ठीक है, उस एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। याद रखना, वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करे, दोनों बातें, मतलब रोटेशन, वाइब्रेशन और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आए और टेम्परेचर भी चेंज हो, उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। वो कब होगा, जब हीट एनर्जी दी जाएगी। तो हीट वैसे समझिए, समझ में आ गया? सर
यस सर आ गया। सर हम हीट की डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एंड वाइब्रेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो हीट एनर्जी होगी। बोल सकते हो, लेकिन साथ में टेम्परेचर बोलना पड़ेगा बेटा कि उसकी वजह से अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, साथ में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि रोटेशन एनर्जी को बढ़ाने के कई और तरीके भी हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ाया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, हालांकि उससे टेम्परेचर भी बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी टेम्परेचर टर्म को बोल दीजिए, आपकी डेफिनेशन सही होगी पर कई बार टीचर के दिमाग में नहीं घुसेगी, तो इसलिए उसका परफेक्ट अगर वर्जन चाहते हो तो आप टेम्परेचर को साथ में बोलिए कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी रोटेशनल काइनेटिक और वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब वो जिस एनर्जी की वजह से बढ़ रही है, वो जिस फॉर्म में, वो हीट है, वो है हीट। यस क्लियर है? यस सर। सिंपल इसे आप बोल सकते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस को हम हीट बोलते हैं, सिंपली बोलना चाहे तो हॉटनेस कोल्डनेस। लेकिन कोई ज्यादा आपके सामने साइंटिस्ट बनने लग जाए तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है आप उससे उस साइंटिस्ट का मुंह बंद करवा सकते हैं, क्योंकि उस साइंटिस्ट को भी इसकी डेफिनेशन नहीं आती होगी डेफिनेटली। बहुत मत्था मार के डेफिनेशन बनाइए, याद रख लेना, ठीक है? और ये मेरी खुद की बिल्ड है, बहुत किताबों में पढ़ने के बाद समझा है मैंने इसको, और उसके बाद में इसका आज तक कोई क्रॉस नहीं मिला। और जितने भी बाकी के लोग हीट की डेफिनेशन बताते हैं उनके समझ से पार होता है काम, उनको थोड़ा सा उलझा दो वो गोल गोल घूम जाते हैं, बट इस पे कोई कहीं पे भी नहीं घूमेगा, सब टिके रहेंगे एक ही जगह। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। देखो इसने टेम्परेचर का नाम ले दिया इसलिए इसने अंदर की सारी बातें कह दी, बट कई लोग कहते हैं टेम्परेचर क्या होता है बताओ, तो आप लोग टेम्परेचर बताओगे हॉटनेस और कोल्डनेस, फिर फिजिक्स वाले महान वैज्ञानिक बोलेंगे तू तो गलत बता रहा है, ये तो डेफिनेशन ही गलत है ना? कहेंगे तेरे को बुखार हो, तेरे को कोई गर्म चीज को टच करवाएं जो तेरी बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो, तुझे लगेगा ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, तो तू उसे हॉट मानेगा ही नहीं। हम ऐसा थोड़ा कहते कि मेरी बॉडी के बराबर टेम्परेचर, हॉटनेस कोल्डनेस कह दिया तो मेरी बॉडी के हिसाब से चलेगा। हॉटनेस का मतलब कि अगर किसी चीज की गर्मी बढ़ रही है मेरे टेम्परेचर से ज्यादा, मतलब 37 डिग्री से ज्यादा कोई बढ़ रहा है, 37 डिग्री से कम कोई आ रहा है, वो कोल्डनेस है, ऐसा करके। बट वो लोग फिर अंग्रेज बन जाते हैं, तो उनके लिए सीधा जवाब कि टेम्परेचर तब बढ़ता है जब काइनेटिक, अब वो फिजिक्स में डेफिनेशन आएगी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज टेम्परेचर बढ़ाता है, यानी टेम्परेचर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है, जो कि गलत है, क्योंकि सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ता है, सॉलिड भी तो गर्म होते हैं, तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नहीं, क्योंकि मोलिक्यूल तो वहीं पड़े होते हैं, सॉलिड तो सॉलिड होता है, काइनेटिकली चलते तो है नहीं मोलिक्यूल। यस सबको पता है? तो उसमें सिर्फ वाइब्रेशनल और रोटेशनल बढ़ती है, रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है, मोलिक्यूल वाइब्रेट ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। तो इसलिए हीट की डेफिनेशन देते टाइम टेम्परेचर की डेफिनेशन देनी है, टेम्परेचर की डेफिनेशन में वाइब्रेशन, रोटेशन और काइनेटिक तीनों एनर्जीज जब बदलती हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तीनों में से कोई एक बदले, तीनों बदले, तीनों बदलती हैं, हमेशा याद रखना। सॉलिड में काइनेटिक नहीं होती, बाकी सब होती हैं। तो इस तरह से वो टेम्परेचर डिफरेंस को हीट बोलते हैं। तो देखो भाई हीट का इफेक्ट क्या होता है, गर्म से कोई भी चीज ठंडी हो जाती है, याद रख लेना, गर्म से ठंडी। कभी उल्टा होते देखा है कि कोई चीज ठंडे से गर्म हो जाए, गर्म से कोई चीज ठंडे की तरफ जाती है, ठंड से कोई चीज गर्म की तरफ तो नहीं जाएगा, मतलब कोई आपने कोल्ड कॉफी ले ली और गर्म हो जाए अपने आप, नहीं होती ना। नो सर। तो ये थी हीट, और हीट कैपेसिटी भाई हम कल करेंगे फिर, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हीट कैपेसिटी से शुरू करेंगे, क्योंकि हीट कैपेसिटी लंबा चौड़ा वो है, फंक्शन है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, हाँ बोलो बेटा। यस बोलो। चलो मैं लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ, फिर आप रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स।